अध्याय 91 में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण था। रिसाइकल। डिंग डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक अंतिम चरण के फेफड़ों के कैंसर वायरस का एक नमूना प्राप्त कर लिया है, जिसकी कीमत 0 सोने के सिक्के है। क्या आप इसे रिसाइकल करना चाहेंगे? रिसाइकल, भले ही इसका मतलब पैसे वापस लेना हो, लियू जियांगताओ इसे स्वीकार करेंगे। 0 सिक्के की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगले ही पल लियू जियांगताओ को अचानक एक बेहद उल्टी सी आभा दिखाई दी। हालांकि वह बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई, लेकिन वह एहसास लियू जियांगताओ के मन में साफ साफ बना रहा। यह भावना वैसी ही है जैसी बीमारी से ग्रस्त होने पर होती है। दर्द, हृदय की पीड़ा, निराशा और आशा को बलपूर्वक एक साथ निचोड़ा जाता है, टपकते रक्त के साथ मिलाया जाता है, जो घातक बीमारी में लिपटा होता है। हालांकि यह केवल 1 सेकंड था, या 1 सेकंड से भी कम था, लियू जियांगताओ को ऐसा लगा जैसे अनगिनत साल बीत गए हो। यह भावना बहुत अप्रिय है। भाइयों लियू मिंग और लियू चोंग ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन लियू लियांग, जो लियू जियांगताओ को देख रही थी, उस समय निराशा में अपने पिता की परछाई देख रही थी। इस भावना से उसे उसके प्रति दया आ गई। इस समय, क्योंकि मैंने अपना प्रतिरोध छोड़ दिया था, मैं स्वाभाविक रूप से किसी के आकर्षण से प्रभावित हो गया, जो 10 अंकों जितना अधिक था। लियू लियान एक महिला जो पारंपरिक और आधुनिक दोनों है। परंपरागत रूप से वह 32 साल की हो चुकी है और अभी भी कुंवारी है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? 32 वर्षों से फैशनेबल और सिंगल, उसने अपने माता पिता और भाइयों के दबाव को झेला है और अपने एकल जीवन को जीने पर जोर दिया है। बेशक अभी भी उसे एक लंबा सफर तय करना है, तभी वह सही मायने में एकल जीवन जी सकेगी। 10,000 वर्ष की आयु तक पहुंचने में उसे कम से कम 9,968 वर्ष लगेंगे। शुरुआत में वह प्यार को थामे नहीं रख पाए और हमेशा उसे हाथ से जाते हुए देखती रही। उसने अनगिनत दोस्तों के ब्रेकअप और फिर से मिलते हुए देखे और उसने प्यार की कड़वाहट को सचमुच महसूस किया। अनगिनत प्यार और नफरत का अनुभव करने के बाद वह बहुत पहले ही तथाकथित प्यार की असलियत समझ चुकी थी। अगर प्यार करना है तो दूसरों को चोट पहुंचाने से मत डरो और खुद भी चोट खाने से मत डरो। हर बार जब वह आधी रात को जागती है तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए तरसती है जिसे वह सच्चा प्यार करती है, जिसे वह गहराई से प्यार कर सके और अपने अकेलेपन का अंत कर सके। लेकिन हर बार जब सूरज उगता है तो वह खुद से कहती है, भूल जाओ, सिंगल रहना वास्तव में बहुत अच्छा है। जिस व्यक्ति से वह शादी करना चाहती थी, उससे दूर होने के कारण अब उसकी शादी करने की इच्छा नहीं रही। बाद में वह पुरुषों की चालों को समझ गई और बहकावे में आने की उसकी इच्छा समाप्त हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका दिल धीरे धीरे ठंडा होता गया। मैं कभी भी उसके सपने देखकर फूट फूट कर रोने नहीं लगूंगी, नहीं मैं कभी भी उससे सड़क के किनारे मिलने पर उत्साह से अभिभूत होऊंगी। जिस साल उसने ग्रेजुएशन किया था, उस साल उसकी बाहों में होने का एहसास वह कभी नहीं भूल सकती। यह पहली और आखिरी बार था जब किसी पुरुष ने उसे गले लगाया था। यह आलिंगन तो केवल मुंह मोड़ने का प्रतिफल था, लेकिन इस मोड़ के परिणाम जीवन भर रह सकते हैं। जीवन में सबसे परिचित अजनबी, पुराना सहपाठी जिसके साथ आप मिलने पर केवल सिर हिलाते हैं और मुस्कुराते हैं, जिसे मैंने अपने जीवन के उत्कर्ष पर खो दिया, वह कभी वापस नहीं आएगा। 12 साल हो गए थे, 12 साल उन्हें अलग हुए। वह बहुत पहले ही बिना किसी पुरुष के जीवन जीने की और खुद का सहारा होने के एहसास की आदी हो चुकी थी। यदि वह आदमी उसके सामने खड़ा भी हो जाए तो भी उसका दिल जरा भी नहीं धड़केगा। यहाँ तक कि वह स्वयं भी महसूस करती थी कि उसका जीवन ऐसा ही होगा और अकेले रहना वास्तव में काफी अच्छा है। लेकिन उसी क्षण जब उस आदमी ने, जो उससे कई साल छोटा था, अपने चेहरे पर निराशा, आशा और दर्द के भाव दिखाए, एक ऐसा भाव जो उसने केवल अपने पिता पर ही देखा था, लियू लियान ने महसूस किया कि उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकल आया। यद्यपि वह अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई और जो उसके सामने फिर से प्रकट हुआ वह अभी भी एक शैतानी मुस्कान के साथ वह निंदक छोटा बच्चा था। इस मजबूत दृश्य विरोधाभास ने उसे अचानक अपने पहले प्यार का एहसास दिलाया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा है, श्वास तेज और अनियमित होना। उसका चेहरा तेजी से लाल हो गया। यह एहसास अद्भुत है। ... श्री लियू की पत्नी वांग मीजी उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और शुरू से अंत तक मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी, मानो वह शोर मचाती युवा पीढ़ी को देख रही हो। जिस क्षण वांग मीजी ने लियू जियांगताओ को दौड़ते हुए देखा, उसका तनावपूर्ण दिल अचानक शांत हो गया। वह एक सैनिक थी, एक बहुत ही पारंपरिक सैनिक, एक सैनिक जिसने युद्ध का अनुभव किया था। वह अन्य चीजों में भले ही अच्छी न हो, लेकिन जब लोगों का मूल्यांकन करने की बात आती है तो वह स्वयं को सर्वोत्कृष्ट मानती है। यद्यपि युवक अपने बूढ़े पिता पर चिल्ला रहा था और गालियां दे रहा था, फिर भी उसने उसकी आंखों में उपहास, क्रोध या रोष नहीं देखा। उसने केवल शांति और चिंता देखी। ये किसी ऐसे व्यक्ति की नजर नहीं है जो आपको कोस रहा हो, उसने यह नजर केवल एक कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर और अपने सबसे करीबी रिश्तेदारों की आंखों में ही देखी है। यह बच्चा निश्चित रूप से उसका रिश्तेदार नहीं है, इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि यह बच्चा अपने बूढ़े आदमी की बीमारी का इलाज करना चाहता है। इसलिए जब दादाजी लियू ने लियू जियांगताओ को पागल कहकर श्राप दिया, तो वांग मीजी ने सीधे तौर पर उन्हें मनाने की कोशिश की। शुरू में तो उसने सोचा था कि वे आभारी होंगे, क्योंकि गुस्से का मरीज के इलाज पर गहरा असर पड़ सकता है। जहां तक बहस की बात है, वांग मीजी ने सोचा कि शायद वह सिर्फ अपने पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रही थी। हालांकि जब दादाजी लियू शांत हो गए तो दूसरा पक्ष चिंतित हो गया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी के बारे में भी चुटकुले बनाए। बहुत शानदार, और अपनी बेटी को अनुशासित करने की बात क्यों की जा रही है? हे चलो भी, अगर तुम सच में मेरी बेटी का ख्याल रख सको तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सिर्फ दहेज ही नहीं, एक गाड़ी और एक घर भी। अपनी प्यारी बेटी को देखकर वांग मीजी को लगा कि उसका दिल टूट रहा है। मैं 32 साल से सिंगल हूँ, फिर भी शादी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ये बात मुझे सचमुच बहुत चिंतित कर रही है। तभी यह बच्चा तेजी से दौड़कर आया और नजदीक से देखा तो वह सचमुच बहुत सुंदर था। उसकी त्वचा एक लड़की से बेहतर थी और उसका चेहरा ऐसा गड़ा गया था जैसे कि उसे चाकू से गड़ा गया हो, फिर भी उसके कोनों में एक नर्म वक्र था। इस विरोधाभास ने वांग मीजी का भी ध्यान खींचा। यह एक दामाद के लिए बिल्कुल सही बाहरी उपस्थिति है। जैसे ही वह लियू जियांगताओ को ऐसे देख रही थी जैसे कोई दामाद को देख रहा हो, उसने पाया कि उसने 1 फुट से अधिक लंबी चांदी की सुई निकाली थी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बूढ़े आदमी के माथे में चुभा दिया था। धत्तेरी की, वांग मीजी को लगा कि उसका दिल उसी समय धड़कना बंद हो गया। क्या तुम्हें चोट लगने का डर नहीं है, छोटे बच्चे? लेकिन अगले ही पल बूढ़े मास्टर लियू की सांसें सचमुच स्थिर होने लगी और फिर एक और इंजेक्शन लगाया गया। एक आम औरत होने के बावजूद वह देख सकती थी कि बूढ़े मास्टर लियू की रंगत में सुधार आ गया था।
जैसे ही वह उसे धन्यवाद देने के लिए आगे बढ़ने वाली थी, उसने देखा कि उसकी बेटी की सांसें तेज हो गई थी। हे भगवान, न केवल मेरी सांसें तेज हो गईं, बल्कि मेरा चेहरा भी लाल हो गया। वांग मीजी, जिन्होंने कई वर्षों से अपनी बेटी को इस तरह नहीं देखा था, कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गईं, इससे पहले कि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी प्यार में थी। आउच! वांग मीजी बहुत खुश थे। यद्यपि उसने पहले भी लोगों से कई प्रतिभाशाली युवकों से परिचय कराने के लिए कहा था, लेकिन उसकी बेटी को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया। सटीक रूप से कहें तो स्नातक होने के बाद से वह किसी रिश्ते में नहीं रही है। ये कहना उचित होगा कि वांग मीजी ने अपनी बेटी के लिए पति ढूंढने में बहुत मेहनत की है। अब अंततः अवसर आ गया है। जहां तक उन दो बदकिस्मत बेटों की बात है जो छत पर खड़े होकर दरवाजा रोक रहे थे और लियू जियांगताओ को सबक सिखाने के लिए तैयार थे, हे वांग मीजी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। खैर, घर पर तो सिर्फ वही और उनकी बेटी ही बोल सकते हैं। जहां तक बूढ़े मालिक लियू और उनके दोनों बेटों की बात है, जो बहुत अच्छे हैं, घर पर वे दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। युवक, इस वर्ष आपकी आयु कितनी है? वांग मीजी के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। अर्थ क्या है? विशेष रूप से दोनों बेटों ने एक दूसरे को देखा और फिर भावशून्य भाव से वांग मीजी की ओर देखा। मेरे मन में एक संभावना उभरी जो बेहद खतरनाक और बेहद रोमांचक दोनों थी। माँ मेरी छोटी बहन की शादी कराने की कोशिश कर रही है। जहां तक लियू जियांगताओ का प्रश्न है, वह भी उतना ही चकित था जब उसने वांग मीजी को देखा। यह महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लोगों पर उसकी अविश्वसनीय पैनी नजर है। पवित्र शब्द की गोली लेने के बाद से लियू जियांगताओ ने पाया है कि भले ही अन्य लोग न बोले, वह उनके विचारों को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। बेशक ये केवल सोचने वाले मनुष्यों पर ही लागू होता है। जिस क्षण वह दौड़कर ऊपर आया, वांग मीजी ने अपने दिल में जो सुना वह डर नहीं था, खौफ नहीं था, और निश्चित रूप से यह उपहासपूर्ण विचार नहीं था कि यह बच्चा पागल है, बल्कि राहत और खुशी की भावना थी। उसे यकीन था कि उसने इस बुढ़िया को पहले कभी नहीं देखा था, उससे कोई बातचीत तो दूर की बात थी। और तो और अभी अभी उसका उसके पति से झगड़ा हुआ था, तो तार्किक रूप से उसे उससे बहुत चिढ़ होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरा पक्ष बहुत शांत रहा। शांति के नीचे छिपी खुशी सचमुच बेचैन करने वाली थी। एक पल सोचने के बाद लियू जियांगताओ ने धीरे से कहा, एक सप्ताह पहले मैं 24 वर्ष का था, आज मैं 27 वर्ष का हूँ। मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में मैं 30 वर्ष का हो जाऊंगा। हाँ, एक पल के लिए सभी लोग लियू जियांगताओ को घूरते रहे। उस क्षण लियू जियांगताओ ने स्पष्ट रूप से उनके अंतरतम विचारों को एक दूसरे से निकलते हुए सुना। लियू चोंग, दूसरा बेटा जो सरकारी नौकरी करता है, क्या ये बच्चा सच में मनोरोगी हो सकता है? ऐसा तो नहीं लगता। क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा? लेकिन पहले देखते हैं कि बड़े बेटे और मेरी माँ क्या कहते हैं। बिजनेस टाइकून लियू मेंग, ये लड़का जरूर जानबूझकर ऐसा कर रहा है। शुरू से ही तरह तरह की चालें चल रहा है। हो सकता है इसकी थर्ड सिस्टर से मिली भगत भी हो, लेकिन फैसले तो मैं ही लेता हूँ। बस मेरी बात का इंतजार करो। लियू लियान, तीसरी बेटी जो डायरेक्टर है, वाह, अब और बर्दाश्त नहीं होता। इस बच्चे की बातें बहुत मजेदार हैं। नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, मैं इसे दिखा नहीं सकती, वरना मेरे दो बड़े भाई, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जरूर सोचेंगे कि मैं उससे मिली भगत कर रही हूँ और मुझ पर हंसेंगे। तो पहले मैं देखूं कि माँ क्या कहती है। वांग मीजी, इस बच्ची को सच में मजाक करना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मेरी बेटी खुश है, बस यही मायने रखता है। हम पहले देखते हैं मेरी बेटी क्या सोचती है। तो वे चारों मुस्कुराए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था। जहां तक ओल्ड मास्टर लियू के जमीन पर पड़े होने की बात है, तो ऐसा लगता है कि इस समय किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। यद्यपि वह कुछ समय से जागा हुआ था, लेकिन इंजेक्शन लगने के क्षण से ही वह बूढ़ा व्यक्ति घमंडी हो गया था और आसानी से उठ नहीं पा रहा था। इसलिए बूढ़ा आदमी जमीन पर लेट गया, अपने परिवार के आने और उसे उठाने में मदद करने की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन जितना अधिक वह सुनता, उतना ही अधिक उसे कुछ गड़बड़ लगती। अपने मालिक और 3 बच्चों पर एक नजर डालने के बाद ओल्ड मास्टर लियू तुरंत भयभीत हो गए। अध्याय 92। कोई अपनी पत्नी भेजता है। क्या आप कोई महत्वपूर्ण बात भूल गए हैं? मैं मरने वाला हूँ। क्या तुम लोगों का यहाँ मुस्कुराकर खड़े रहना ठीक है? बूढ़े मास्टर लियू को ऐसा लगा जैसे वह सचमुच मरने वाले हैं। इस बार यह वास्तविक है। मेरा दिल मर चुका है। इस ठंडे घर ने मुझे पूरी तरह मार डाला है। किसी को भी बुजुर्गों की परवाह नहीं है। यद्यपि वह बहुत दुखी था, लेकिन ओल्ड मास्टर लियू ने वास्तव में इस समय उठने की हिम्मत नहीं की। इतना कुछ सुनने के बाद ओल्ड मास्टर लियू को ये कैसे पता नहीं चला कि उनकी पत्नी इस बदमाश की शादी उनकी बेटी से कराने की कोशिश कर रही थी, जिसने उनका अपमान करने की हिम्मत की थी। हालांकि मैं बहुत दुखी थी। जरा सोचिए, अगर मेरी बेटी इस बदचलन लड़के से शादी कर ले, तो क्या ये इल्जाम दूसरे पर नहीं मरना होगा? अरे, इल्जाम दूसरे पर मरने का क्या मतलब है? ये तो मेरी सबसे प्यारी बेटी अपने पापा का बदला ले रही होगी। वाह, बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे खुशी हो रही है। जब उसने इसके बारे में सोचा तो ओल्ड मास्टर लियू के मुंह के कोने फड़क उठे। यदि उसे ये दिखावा करने के लिए मजबूर न किया जाता कि वह मर चुका है, तो शायद वह बूढ़ा आदमी पहले ही हंस पड़ा होता। ओल्ड मास्टर लियू को देखकर, जिनके होंठ हिल रहे थे लेकिन जो गतिहीन थे, लियू जियांगताओ पूरी तरह से अवाक रह गए। अरे यार, मैं तो डॉक्टर हूँ, तुम्हारी कौन सी हालत मुझसे छुपी नहीं रह सकती। समय देखा तो 15 मिनट बीत चुके थे। लियू जियांगताओ ने हाथ बढ़ाकर बूढ़े गुरु लियू के शरीर से सारी चांदी की सुइयां निकाल दी, फिर ताली बजाते हुए कहा, सब लोग, बूढ़े की जानलेवा बीमारी ठीक हो गई है। जहां तक उसके उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल और उच्च रक्त शर्करा की बात है, मैंने उन्हें नियंत्रित करने में मदद की है। अब से उसे बस अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ही उन्होंने बात की, लियू जियांगताओ ने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर, बहुत ही उचित ढंग से हाथों को जोड़कर सलामी दी, ठीक उसी तरह जैसे कि किंग राजवंश के अंतिम समय के महान चिकित्सक करते थे। यद्यपि लियू बंधु चोंग और मेंग अपने करियर में सफल हैं, लेकिन जब इस तरह के शिष्टाचार की बात आती है तो वे बहुत पेशेवर नहीं है और नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। यहाँ तक कि निर्देशक लियू लियान को भी लगा कि यह शिष्टाचार उचित था, लेकिन यह पारंपरिक हाथ जोड़कर सलामी देने से थोड़ा अलग था और उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। लेकिन वांग मीजी अलग थी। उन्होंने उस दौर की घटनाओं का अनुभव किया था और किंग राजवंश के सबसे रहस्यमयी डॉक्टर को भी इस तरह का कप हैंड सैल्यूट करते देखा था, एक खास कप हैंड सैल्यूट जो सिर्फ सबसे कुशल डॉक्टर ही कर सकते थे।
एक अद्वितीय दिव्य चिकित्सक। वांग मीजी की आंखें चमक उठी। अभी अभी तो मुझे लगा था कि ये लड़का खूबसूरत और आकर्षक है और उसका रूप रंग भी एक दामाद के लिए बिल्कुल सही है। और तो और वो विला एरिया में रहता है तो अमीर भी होगा। अगर वो परफेक्ट मैच न भी हो तो भी काम चल सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष की स्थिति निश्चित रूप से उसकी बेटी के लिए काफी अच्छी है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा के पतन के इस युग में इनमें से प्रत्येक असाधारण डॉक्टर एक अमूल्य खजाना है। यहाँ तक कि शीर्ष स्तर के डॉक्टर भी इस तरह के चमत्कारी डॉक्टर को देखकर बहुत विनम्र हो जाते हैं। युवा महोदय, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके शिक्षक कौन है? वांग मीजी ने भी एक सही लेकिन थोड़ा अलग ढंग से हाथ जोड़कर सलामी दी और धीरे से पूछा। हो लियू जियांगताओ ने जब वांग मीजी को हाथों से सलामी देते देखा तो वह थोड़ा चौंक गया। उसे हुआन फीहोन के हाथों से सलामी देने के बारे में कैसे पता चला? क्या ये टॉप गन फिल्म का कपड़े पहनकर हाथ मिलाकर सलामी देने जैसा नहीं है? असल दुनिया में लोग ऐसा कैसे करते हैं? लियू जियांगताओ ने मूल रूप से सोचा था कि इस तरह का शिष्टाचार वास्तविक दुनिया में भी मौजूद है, लेकिन ऑनलाइन खोज करने के बाद उन्होंने पाया कि फिल्म टॉप गन में शिष्टाचार आधुनिक लोगों द्वारा दर्ज शिष्टाचार से कुछ अलग था। हालांकि उसने कभी भी उसे वांग मीजी के घर पर दोबारा देखने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि यह इन बातों पर बात करने का समय नहीं था। 4 खतरनाक लोगों को देखकर लियू जियांगताओ बस जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहता था। हाँ गुरुजी, मेरे गुरु वॉन फेई हंग हैं, आप उन्हें जानते हैं, फिल्मों वाले वॉन फेई हंग। जैसे ही उसने ये कहा लियू जियांगताओ जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि गेट को लियू मिंग और लियू चोंग ने अवरुद्ध कर दिया था। अरे भाई, अभी जल्दी मत करो। चूंकि तुम वॉन फेई हंग के अनुयायी हो और मैं बचपन से ही उनका प्रशंसक रहा हूं, तो क्या तुम मुझे कुछ चालें सिखा सकते हो? लियू मिंग ने पहले बात की। हाँ, मैं भी वॉन फेई हंग की बहुत प्रशंसा करता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप फोशान शैडोलेस किक का प्रदर्शन कर सकते हैं। फोशान छायाहीन किक? अरे यार, मैंने फिल्म जगत में फोशान शैडोलेस किक को पूरे 1 साल से नहीं देखा है। बेशक अगर लियू जियांगताओ इन दोनों के शरीर से आने वाली आवाजें नहीं सुन पाता जो उन्हें धोखा देती थी, तो वह वास्तव में यह मान सकता था कि वे वास्तव में वॉन फी हन की प्रशंसा करते हैं। एक बिजनेस टाइकून और एक उभरते राजनीतिक सितारे उनके अभिनय कौशल पेशेवर अभिनेताओं से कम नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। वांग मीजी ने अपने दोनों बेटों में से एक एक को कान से पकड़ लिया, उन्हें एक तरफ खींच लिया और फिर लियू जियांगताओ की ओर मुड़कर कहा, युवक, क्या आप एकल या अविवाहित हैं? हाँ, अकेला, अविवाहित। क्या इसमें कोई अंतर है? हाँ, हे, चूंकि आप अविवाहित हैं और मेरी बेटी भी अविवाहित है और आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह मेल खाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपके पास $9 है, युवक? हाँ, $9। आज के समाज में किसके पास 9 युआन नहीं है? लियू जियांगताओ ने अपनी जेब से एक लाल नोट निकाला और कहा, मुझे लगता है कि एक है। लियू जियांगताओ के सहयोग को देखकर वांग मीजी और भी खुश हो गई, उसकी आंखें हंसी से सिकुड़ गईं। अपनी मां का प्रदर्शन देखते हुए दोनों बेटे ये कैसे नहीं जान पाए कि वह क्या सोच रही थी। ये स्पष्टतः छोटी बहनों को एक साथ लाने का प्रयास है। यद्यपि छोटी बहन इस लड़के से थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन इस लड़के ने बताया कि कुछ दिन पहले वह 24 साल का था, अब 27 साल का है और कुछ दिनों में 30 साल का हो सकता है। चाहे वह अब कितनी भी उम्र की हो, जैसा कि कहावत है, अपने पति से 3 साल बड़ी महिला सोने की ईंट पकड़े हुए है। उम्र में एकमात्र अंतर यह है कि वह कितनी सोने की ईंटें पकड़े हुए है। मेरी छोटी बहन की क्या राय है? हे, माँ के पवित्र आदेश के साथ क्या वे अपनी छोटी बहन के अकेले रह जाने से डरते हैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? बेशक मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन इन दोनों को इससे भी ज्यादा डर है कि उनकी छोटी बहन घर पर रहेगी और उन्हें परेशान करेगी। यद्यपि वे दोनों शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो अपने पैरों के एक झटके से झंझों को हिला सकते हैं, घर पर वे दोनों का यह है। चूंकि तुम पैसे लेकर आए हो तो चलो विवाह प्रमाण पत्र ले आओ। इसकी कीमत केवल 9 युआन है। हाँ, आखिर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करना क्या होता है? लियू जियांगताओ पूरी तरह से अचंभित रह गया। वह कोई अनजान नौसिखिया नहीं है, बेशक वह जानता है कि 9 युआन का विवाह प्रमाण पत्र क्या होता है। अरे यार, मैंने कब कहा था कि मैं शादी कर रहा हूँ? वह इस बड़ी उम्र की औरत से शादी करने जा रहा है। हालांकि इस महिला का फिगर ज्यादा आकर्षक है, लेकिन वो बम चलाने वाली महिला से भी ज्यादा आकर्षक लगती है। उसका चेहरा ज्यादा सुंदर है, स्वभाव ज्यादा उत्कृष्ट है और वो ज्यादा अमीर दिखती है। सबसे खास बात यह है कि इस महिला से निकलने वाली शुद्ध येन ऊर्जा शुद्ध है, खांसी खांसी कुंवारी। तो और क्या है? ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि इससे मैं इसमें फंस जाऊंगा। गल्प मुश्किल से निगलते हुए लियू जियांगताओ ने अपने नम होंठ पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, क्या कह रही हो माँ? क्या अभी शादी का प्रमाण पत्र लेना थोड़ा जल्दी नहीं है? मुझे वापस जाकर तुम्हारी मालकिनों से इस बारे में बात करने दो और अगर उन्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं अनिच्छा से तुम्हारी बेटी को स्वीकार कर लूंगा। क्या? लियू मिंग और लियू चोंग मौके पर ही फटने वाले थे। धिक्कार है। हालांकि मैं अक्सर अपनी छोटी बहन से परेशान रहता हूं और उसकी शादी करने के सपने देखता हूं, लेकिन मैं उसे ऐसे घटिया इंसान से शादी नहीं करने दे सकता। जहां तक लियू लियांजे का सवाल है, उसका चेहरा पीला पड़ गया, ठीक वैसा ही जैसा 12 साल पहले उसे छोड़े जाने पर हुआ था। दिल टूटने का एहसास। जहां तक बूढ़े लियू की बात है, जो मरने का नाटक कर रहा था, उसे अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह उछल पड़ा, लियू जियांगताओ का कॉलर पकड़ा और लाल आंखों से चिल्लाया, क्या कहा साले? तू मेरी बेटी को अपनी रखेल बनाना चाहता है? वाह, तेरे पास तो पहले से ही एक औरत है और फिर भी तू मेरी बेटी के साथ पंगा लेना चाहता है। मैं तुझे मार डालूंगा। थप्पड़। आउच, मुझे किसने मारा? बूढ़े मास्टर लियू ने तुरंत लियू जियांगताओ का कॉलर छोड़ दिया और चारों ओर घूरकर देखा। बेशक जब उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी की तरफ देखा तो उनकी नजरें उन पर से हट गईं, मानो उन्होंने 8 बार फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। जब उसने अपने दोनों बेटों की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे वह धीमी गति में चल रहा हो, उन्हें गौर से देख रहा हो, मानो कह रहा हो, अब मान जाओ वरना मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। लेकिन कोई ऐसी बात कैसे स्वीकार कर सकता है? इसके अलावा इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये किया है। वांग मीजी ने ओल्ड मास्टर लियू को एक निराशाजनक नजर से देखा और आगे कहा, यदि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो पहले लेट जाए और हमारी बातचीत समाप्त होने के बाद उठिए। तुम ठीक हो? जैसे ही उन्होंने यह बात कही, ओल्ड मास्टर लियू आज्ञाकारी ढंग से उसी स्थान पर लेट गए और यहाँ तक कि उनकी आस्तीन की सिलटें भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उनके उठने से पहले थी।
यदि लियू जियांगताओ ने उस बूढ़े बदमाश को उठते हुए नहीं देखा होता तो शायद उसे ये भी आश्चर्य होता कि क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है कि उसने बेवजह कुछ यादें हासिल कर ली हैं। जहां तक दोनों बेटों की बात है, उन्होंने एक छोटी सी धुन गुनगुनाई, चारों ओर देखा और आंखों में तिरस्कार का भाव लिए एक साथ बोले, पुरुष होना कितना उबाऊ है। लियू लियान ने आंखें घुमाई। ठीक है, तुम दोनों बहुत ऊर्जावान हो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं अपने प्यारे दामाद से बात कर रही हूँ। जी श्रीमान, दोनों ने एक साथ कहा, फिर सीढ़ी के दरवाजे तक वापस चले गए। लियू जियांगताओ को फिर से रोक दिया। लियू जियांगताओ ने आंखें घुमाई। ठीक है, तुम दोनों बहुत ऊर्जावान हो, तुम दोनों जवाबी हमला क्यों नहीं करते? आपके परिवार के पुरुषों का दर्जा कितना ऊंचा है, हे। जैसे ही उन्होंने बात की, लियू जियांगताओ ने दोनों भाइयों की ओर एक भान उठाई, जिससे उकसावे का संकेत मिला। ठीक है नौजवान, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं एक नजर में बता सकता हूँ कि तुम बिल्कुल मेरी प्यारी बेटी जैसे हो, दोनों कुंवारी, दोनों असली, तो फिर किस बात का दिखावा कर रहे हो? मालकिने और मालकिने। हाँ, लियू जियांगताओ का मुंह खुला का खुला रह गया जब उन्होंने वांग मीजी की ओर देखा, जो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई मामूली बात कह दी हो। हे भगवान, बहुत अधिक चिकना, आप इससे भी बता सकते हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर लियू लियान तुरंत शर्मा गई। लियू जियांगताओ की ओर उसकी निगाह में क्रोध की झलक थी। खैर, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। पहली मुलाकात में ही किसी ने मुझे पत्नी दे दी। वांग मीजी को ईर्ष्या से घूरते हुए तीन लोगों को देखकर लियू जियांगताओ को आखिरकार समझ में आ गया कि इस परिवार की स्थिति इतनी अजीब क्यों थी। चाहे आप बाहर कितनी भी बुरी हरकतें करें, घर आकर आप उन्हें छिपा नहीं सकते। कैसा लगता है? मेरा मानना है कि इस परिवार के पुरुषों के साथ वांग मीजी ने काफी कुछ किया है। यदि मैं इस परिवार का दामाद बन जाऊं तो हे भगवान, अब मैं अपना जीवन कैसे जीऊंगा? जैसे ही लियू जियांगताओ एक अनावश्यक दुविधा में फंस गए, वांग मीजी की गुस्से भरी आवाज गूंजी, तुम दोनों अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी करो और अपने घर के पंजीकरण की पुस्तिकाएं ले आओ। अध्याय 93, देश के लिए गौरव प्राप्त करना। हाँ, लियू जियांगताओ पूरी तरह से अचंभित रह गया। वाह, वे अपनी बेटी की शादी कितनी चाहत रखते हैं। क्या इस महिला में कुछ गड़बड़ है? ये सोचते हुए लियू जियांगताओ बिना किसी हिचकिचाहट के लियू लियान के पास खड़ा हो गया और अपना हाथ उसकी नाड़ी पर रख दिया। तंदुरुस्त, मेरे आंतरिक अंगों में कोई खराबी नहीं है, यह अभी भी कुंवारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आपकी जिगर की आग थोड़ी ज्यादा मजबूत है, इसलिए संभवतः आपका स्वभाव खराब है। वह कोई ठंडी महिला नहीं है, उसके सभी शारीरिक संकेतक बिल्कुल सामान्य है। उसके सेक्स हार्मोन का स्तर औसत से थोड़ा अधिक है। एक मिनट बाद लियू जियांगताओ 2 कदम पीछे हटे, ध्यान से लियू लियान की जांच की और फिर उलझन में पूछा, माँ, चाची, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसे कोई परेशानी नहीं है, फिर उसे शादी की इतनी जल्दी क्यों है? बूढ़े मास्टर लियू, लियू मिंग, लियू चोंग, लियू लियान, वांग मीजी का चेहरा काला पड़ गया और वह लियू जियांगताओ के पास गई और उग्र स्वर में बोली, एक शब्द, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? हाँ, इसे जबरन खरीद बिक्री कैसे माना जा सकता है? कोई रास्ता नहीं, लेडी पुई आंटी, ये कैसा समाज है? यहाँ औरतों से ज्यादा मर्द हैं, भेड़िए तो बहुत हैं पर गोश्त कम। इस समाज में सिर्फ भोले भाले नौजवान हैं जिन्हें पत्नियां नहीं मिलती, लेकिन ऐसी बेवकूफ लड़कियां बिल्कुल नहीं है जिनकी शादी ना हो। इसके अलावा आपकी बेटी इतनी सुंदर है, उसका फिगर इतना अच्छा है और वह इतनी उत्कृष्ट है, तो उसके लिए कोई प्रेमी क्यों नहीं होगा? अगर लियू लियान को वाकई कुछ समस्याएं होती तो लियू जियांगताओ इतना घबराता नहीं, लेकिन वो तो हद से ज्यादा परफेक्ट थी। इतनी परफेक्ट की सड़क पर भी लियू जियांगताओ उसके पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने से खुद को रोक नहीं पाता था। लेकिन लियू जियांगताओ इस अचानक घटनाक्रम से सचमुच भयभीत हो गया। अगर लियू जियांगताओ के कमजोर शब्दों को वांग मीजी ने उनकी बात पूरी होने से पहले ही बीच में रोक दिया। कोई अगर नहीं, बस एक सवाल, क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आइए आज ही अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करें और आज रात अपनी शादी पूरी करें। बूढ़े मास्टर लियू, लियू चोंग, लियू मिंग, लियू लियान बुरी तरह शर्मा गई। हे भगवान, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर वह सचमुच सहमत हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे संकोची होने का दिखावा करना चाहिए या बस सहमत हो जाना चाहिए? यदि मैं सीधे सहमत हो जाऊं तो क्या उसे लगेगा कि मैं बहुत संकोची हो रही हूँ? अगर आप नहीं चाहते तो क्या होगा? मुश्किल से निगलते हुए लियू जियांगताओ ने कमजोर स्वर में पूछा। आप नहीं चाहते? वांग मीजी ने मानो किसी दक्षिणी महिला की कोमल सौम्य आभा बिखेर दी हो। उसके हाथ के एक इशारे से लियू जियांगताओ को उसी क्षण किसी रानी के दर्शन का भ्रम हो गया। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे बांध दो, मुझे नशा दे दो और इसे एक तेशुदा बात बना दो। देखते हैं फिर तुम क्या कर सकते हो। स्नैप, लियू जियांगताओ का जबड़ा उखड़ गया था। अरे बाप रे, यह कोई मजाक नहीं है, ये तो वास्तविक अव्यवस्था है। उसने जल्दी से अपनी ठोड़ी उठाए और उसे हल्का सा झटका दिया, जिससे उसकी ठोड़ी लटक गई। लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। आंटी, मुझे आंटी मत कहो, मुझे मॉम कहो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इसका जवाब देने का कोई तरीका नहीं है। वांग मीजी को अचानक अविश्वसनीय रूप से मुखर होते देख लियू जियांगताओ को रोने का मन हुआ। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझ पर शादी के लिए दबाव डाला जाएगा। मुझ पर 5 लोगों के परिवार द्वारा विवाह के लिए दबाव डाला गया। यह एहसास, ये बहुत बढ़िया था। मुख्य बात यह है कि महिला बहुत सुंदर है। सच कहूं तो लियू जियांगताओ वास्तव में लुभाया गया था। वे उसी रात अपने कौमार्य संबंधी मुद्दे को सुझाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, जमीन पर लेटे हुए बूढ़े मास्टर लियू अंततः खुद को और रोक नहीं सके। क्या मतलब है बेटा? क्या आज तुम शादी कर रहे हो या अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो? मुझे जवाब दो। हाँ, लियू जियांगताओ को कॉलर से पकड़ लिया गया और उसके चेहरे पर फिर से थूक दिया गया। एक क्षण के लिए लियू जियांगताओ को अपने भावी ससुर को बचाने का पछतावा हुआ। अरे तुम क्या कह रहे हो? मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। और बॉम्ब गर्ल का क्या? सिस्टर बम के बारे में सोचते हुए लियू जियांगताओ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी बाइजू को याद करने से खुद को रोक नहीं पाए। काश मेरी 3 पत्नियां और 4 रखेलें होती। दरार, दादाजी लियू का जबड़ा भी उखड़ गया है। लियू जियांगताओ को, जो अपने ही दिवास्वप्न में खोया हुआ लग रहा था, देखकर बूढ़े मास्टर लियू ने सोचा कि काश वो उस बच्चे को थप्पड़ मार देते। धिक्कार है, क्या मेरे सामने ये बातें कहना वाकई ठीक है? कोई और ससुर होता तो तुझे थप्पड़ मार मार कर मार डालता, साले। पर मेरे ससुर इतने दुखी क्यों हैं?
वे अपनी बेटियों की शादी करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपने भावी दामादों की शिकायतें सुननी पड़ती हैं। लेकिन जब उसने उस गुप्त धन के बारे में सोचा जो उसने छिपाया था और जो उसकी बेटी को मिल गया था, और उस अच्छी शराब के बारे में सोचा जो उसने छिपाई थी लेकिन पी ली थी, तो ओल्ड मास्टर लियू को अचानक लगा कि लड़के का विचार वास्तव में काफी अच्छा था। हालांकि श्रीली को स्वयं 3 पत्नियां और 4 रखैले रखने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जब तक उनकी बेटी को कोई आपत्ति नहीं थी, तब तक उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। जहां तक लियू मिंग और लियू चोंग की बात है, हालांकि उन शब्दों को सुनते ही उनमें विस्फोट होने की इच्छा हुई, लेकिन एक सेकंड बाद उन दोनों को लगा कि उनका भावी बहनोई वास्तव में काफी अच्छा था। अब यह वांग मीजी पर निर्भर है, इस मजबूत महिला पर। अच्छा, सिर्फ ऐसा ही आदमी मेरी बेटी के लायक है। नौजवान, जब तक तुम में क्षमता है 3 पत्नियां और 4 रखैले रखने का जिक्र तक मत करना, या फिर अगर तुम औरतों का केंद्रीकृत प्रजनन भी कर दो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक मेरी बेटी कानूनी पत्नी है। हाँ, लियू जियांगताओ फिर से अवाक रह गए। आंटी, क्या ये सचमुच ठीक है? लियू जियांगताओ अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो समान रूप से चकित थे। लियू भाई मिंग और चोंग, दादाजी लियू और लियू लियांग के साथ वे भी पूरी तरह से अचंभित थे। क्या ये दृढ़ इच्छाशक्ति वाली महिला वास्तव में सहमत थी? क्या चल रहा है? माँ, लियू लियांग ने पहले बात की, लेकिन वह केवल एक वाक्य ही बोल पाई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। मैं 12 सालों से किसी रिश्ते में नहीं रही। सच कहूं तो मैं जन्म से ही किसी रिश्ते में नहीं रही। कॉलेज के दिनों में भी वो बस एक तरफा प्यार ही था। जब वे स्नातक हुए तभी उन्होंने एक दूसरे को गुप्त रूप से यह बताने का साहस किया कि यद्यपि दूसरा व्यक्ति वास्तव में उनके साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन लियू लियांग ने उसे जीवन भर के लिए लगभग अपन बना दिया था। यही कारण है कि जिस बदमाश लियू लियांग को पसंद था, उसे एक संत होने का नाटक करना पड़ा और जाने से पहले उसे केवल एक त्वरित गले लगाना पड़ा। सरल शब्दों में कहें तो हालांकि लियू लियांग पहले से ही 32 वर्ष की है, लेकिन रिश्तों के मामले में वह अभी भी एक नौसिखिया है, एक पूर्ण नौसिखिया जिसने अभी तक शुरुआती गांव भी नहीं छोड़ा है। वांग मीजी की खतरनाक निगाहों के सामने ओल्ड मास्टर लियू एक बार फिर आज्ञाकारी ढंग से जमीन पर लेट गए। आह, लेटना कितना आरामदायक है। ये आम लोग मेरी ख्वाहिशें कैसे समझ सकते हैं? बेशक बूढ़े मास्टर लियू को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके दोनों बेटे उनसे कितना घृणा करते थे। वह इतना बुरा हो गया है, फिर भी वह अपनी पत्नी से इतना डरता है, यह अविश्वसनीय है। जैसे ही लियू जियांगताओ विरोध करने का नाटक करने वाला था, फोन बज उठा। उसने नजर घुमाई तो पाया कि यह तो शू एडन का फोन था। जो एडन का फोन देखते ही लियू जियांगताओ को अचानक फिर से अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसे अंदाजा हो गया था कि मुसीबत फिर से आने वाली है। लेकिन क्या ये सही बहाना नहीं है? हालांकि वह सुंदर महिलाओं को पसंद करता था और लियू लियांग के साथ कुछ अकथनीय चीजें करना चाहता था, लियू जियांगताओ ने वास्तव में सिस्टर बम से निपटने से पहले बहुत लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की थी। यदि कोई महिला ऐसी है जिसके साथ वह बस खेल सकता है, तो वह वास्तव में प्रेम संबंध बना सकता है, लेकिन क्या वह विवाह साथी बन पाएगी? देखो और इंतजार करो। यदि मैं पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊं, तो मैं वास्तव में बॉम्ब गर्ल को जीतने में सक्षम हो सकता हूं। ये सोचकर लियू जियांगताओ ने सही कहा। आंटी, मैंने कहा था ना आपसे मुझे माँ ही कहना। अभी फोन उठाओ, स्पीकर फोन पर रखो। अगर जरूरी न हो तो चलो थोड़ी देर में अपना विवाह प्रमाण पत्र ले लेते हैं। आज रात हमारी शादी की रात है और कल शादी समारोह है। हालांकि लियू जियांगताओ वांग मीजी की बात सुनकर अवाक रह गए, फिर भी उन्होंने सहजता से सिर हिला दिया। अगर जो एडन कोई परेशानी खड़ी नहीं करता, तो क्या वह अभी जो एडन ही होता? आप मजाक कर रहे होंगे। जब से लियू जियांगताओ को यह सिस्टम मिला था, उन्हें यह महसूस होने लगा था कि जो एडन नाम व्यवहारिक रूप से परेशानी का पर्याय बन गया है। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, एक परिचित सिसकती हुई आवाज आई। वाह मैना, मेरे दूसरे भाई, मैं मरने जा रहा हूँ। वाह। लियू जियांगताओ ने दांत पीस लिए, उसका जबड़ा भींच गया। धिक्कार है, वही बात फिर से। जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने यही कहा था, और फिर तुम्हें एक गर्लफ्रेंड मिल गई। दूसरी बार भी यही हुआ, और तब भी आपके साथ एक महिला ने व्यवहार किया। अब आप फिर से यही कह रहे हैं। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? असल बात पर आओ। वाह मैना, तुम्हें पता है फैन फैन को लाइलाज बीमारी है और मैं उसके बारे में बहुत चिंतित हूँ, इसलिए मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एड्स का इलाज कहाँ है। ऐसा लग रहा था कि जो एडन ने लियू जियांगताओ की बातें नहीं सुनी और वह लगातार बोलता रहा। मुद्दे पर आओ, दूसरे भाई। मेरे प्यारे दूसरे भाई, आखिरकार दृढ़ता रंग लाती है। मुझे पता चला है कि किंगडम ऑफ लिटिल डॉग स्किन प्लास्टर ने इस बीमारी का चमत्कारिक इलाज विकसित कर लिया है, लेकिन वे इसे हमें बेचने से इनकार कर रहे हैं। इस दवा को पाने के लिए मैंने किंगडम ऑफ लिटिल डॉग स्किन प्लास्टर में आने के लिए पैसे खर्च किए, लेकिन सिस्क सिस्क। जो एडन को अभी भी रोते हुए सुनकर लियू जियांगताओ पूरी तरह से अवाक रह गया। अरे भाई, मुझे पता है कि अब आप कुत्ते की खाल के प्लास्टर के क्षेत्र में हैं, और मुझे पता है कि आपने पैसा खर्च किया है, लेकिन कम से कम मुद्दे पर तो आइए। मुझे बताओ कमीने, तुम इतनी जल्दी क्यों मर रहे हो? असल बात पर आओ। लेकिन मुझे रेडिएशन हो गया। वाह, उन निर्दयी गीशाओं, उन नीच कमीनों ने जिन्होंने बिना गुदा के बेटों को जन्म दिया, वास्तव में मुझे रेडिएशन वाला समुद्री भोजन खाने को मजबूर किया, और यहाँ तक कि मुझे एक ऐसी महिला भी ढूंढी जो रेडिएशन की समस्या से ग्रस्त है, और परिणामस्वरूप आपका भाई संक्रमित हो गया। वाह। हाँ, अरे बाप रे, क्या ये कोई पागलपन भरी रणनीति है? उस क्षण न केवल लियू जियांगताओ और दोनों भाई लियू मिंग और लियू चोंग, बल्कि बूढ़ा आदमी लियू, जो एक लाश की तरह जमीन पर पड़ा था, कूद गया और वांग मीजी की मदद की जैसे कि वह एक नौकर हो। अपने आसपास लियू परिवार के सदस्यों पर नजर डालने के बाद लियू जियांगताओ ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, दूसरे भाई, क्या आप रेनकोट नहीं लाए? वो चीज क्यों लाए? इसमें तो कुछ भी महसूस नहीं होता। इसके अलावा कॉन्डोम भी तो खरीदना पड़ेगा। क्या असली चीज ही इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा? ये सही है, यदि आप वास्तव में ऐसा करते हैं तो आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। वाह, मदद करो। मैं ना, दूसरे भाई, मैं मर रहा हूँ। वाह, खैर, देर सवेर आप अपनी कंजूसी के कारण मर जाएंगे। दूसरे भाई, इतनी उत्तेजना किस बात की है? क्या आप अपनी स्थिति भूल गए हैं? HIV वायरस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। असली। दूसरी ओर से आवाज स्पष्ट रूप से आश्चर्य से भरी हुई थी। इससे पहले कि लियू जियांगताओ बोलना समाप्त कर पाते, लाइन के दूसरे छोर से एक उत्तेजित चीख गूंज उठी। वाह, मैंने अपने देश का नाम रोशन कर दिया। हाँ हाँ हाँ, तो फिर तुम जल्दी वापस क्यों नहीं आए?
वह औरत मिज़ुगुची गुमी बॉस की दूसरे नंबर की अधिकारी थी। मैंने उसे बहुत पहले छोड़ दिया था, लेकिन वह इतना घमंडी है कि यह बात कबूल नहीं करती और मुझे पाने की कोशिश करती रहती है। मैं वापस नहीं जा सकता। अध्याय 94 हत्या की तकनीक। अपने विला में बैठे हुए लियू जियांगताओ ने उस दिन की घटनाओं को मनोरंजन और क्षोभ के मिश्रण के साथ याद किया। पहले उसने बाइजू को कुछ जहरीले पदार्थ निकालने में मदद की और फिर लॉटरी और खरीदारी में हिस्सा लिया। सच कहूं तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जीवन की 2 बड़ी रकम जीत लेगा। जीवन प्रत्याशा 100 वर्ष, मैं कम से कम 100 साल और जी सकता हूं, कितना रोमांचक होगा। फिर बात दादाजी लियू को चिकित्सा उपचार दिलाने में मदद करने की है। जो एक साधारण मामला होना चाहिए था, उसका परिणाम ये हुआ कि किसी ने उन्हें अपना दामाद चुन लिया। यदि जो एडन ने फोन करके यह नहीं बताया होता कि बहुत बड़ा खतरा है, और यदि दादाजी लियू के परिवार ने वीजा आवेदन और हवाई जहाज के टिकट में मदद नहीं की होती, तो यह आदमी शायद अब भी वापस नहीं आता। लियू मिंग और लियू चोंग, 2 अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों की भागीदारी के कारण वीजा प्रक्रिया, जिसमें मूलतः 7 दिन लगते थे, केवल 24 घंटों में पूरी हो गई। सिस्टम अपग्रेड के लिए बिल्कुल सही समय। उस स्थिति में आइए सिस्टम को अपग्रेड करें। हालांकि अपग्रेड करने से पहले आपको पुरस्कार ड्रॉ में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, यदि आपको उनकी आवश्यकता पड़े। सिस्टम गोल्ड लेवल लॉटरी व्हील को सक्रिय करें। डिंग डिंग, गोल्ड लेवल लॉटरी व्हील सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। क्या आप अब लॉटरी शुरू करना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डिंग डिंग, हेवनली क्राई स्क्रिप्चर ह्यूमन स्क्रॉल सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए बधाई मेजबान। द हेवनली क्राई स्क्रिप्चर स्टॉर्म राइडर्स की दुनिया में सबसे उन्नत भविष्यवाणी पद्धति। यह एक ऐसी भविष्यवाणी शास्त्र भी है जो सभी दुनियाओं में अद्वितीय है। स्वर्गीय पुकार शास्त्र ऊपर के आकाश, नीचे की पृथ्वी तथा बीच में स्थित मानव जगत की सभी चीजों की गणना कर सकता है। चूंकि स्वर्गीय पुकार शास्त्र बहुत शक्तिशाली था, इसलिए कई लोग इसे सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए स्वर्गीय पुकार शास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया गया: मानव स्क्रॉल, पृथ्वी स्क्रॉल और स्वर्गीय कृपालु स्क्रॉल। मानव स्क्रॉल, यह मानव जाति के जीवन, मृत्यु, भाग्य और दुर्भाग्य की गणना करता है। अतीत में 1000 साल और भविष्य में 500 साल की भविष्यवाणी करता है। सांसारिक स्क्रॉल, ये पृथ्वी के अमर प्राणियों, राक्षसों और आत्माओं सहित सभी चीजों की गणना कर सकता है और पृथ्वी पर कारणों और परिणामों की गणना कर सकता है। स्वर्गीय स्क्रॉल, ये स्वर्ग और पृथ्वी के यिन और यांग, देवताओं, बुद्धों, अमर, राक्षसों की गणना कर सकता है। इस विमान में सभी प्राणियों की गणना की जा सकती है। ठीक है, ये शक्तिशाली है। लियू जियांगताओ ने शुरू में सोचा था कि मठ बोधिसत्व, जो एक ज्योतिषी थे और जिन्हें शियोबा ने आसानी से मार डाला था, द्वारा अभ्यास किया गया स्वर्गीय रोना शास्त्र ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह चीज 3 भागों में बढ़ जाएगी, क्योंकि यह बहुत शक्तिशाली थी और मठ बोधिसत्व द्वारा अभ्यास किया जाने वाला केवल मानव स्क्रॉल ही होगा। मानव स्क्रॉल का स्वर्गीय रोना शास्त्र शियोबा के पूरे जीवन के भाग्य की गणना कर सकता है। अगर कोई पृथ्वी स्क्रॉल की साधना करे, तो क्या वह शियोबा के बचपन के पहनावे, जैसे कि उनके खुले पैरों वाली पैंट, की भी गणना नहीं कर पाएगा? डिंग डिंग, हेवनली क्राई स्क्रिप्चर ह्यूमन स्क्रॉल सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। इसे सीखने के लिए 10,000 स्वर्ण सिक्कों की आवश्यकता है। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? 10,000 सोने के सिक्के, ये कैसा अंतरराष्ट्रीय मजाक है। हालांकि मेरे पास अभी भी 10,000 से अधिक सोने के सिक्के बचे हैं और मैंने हाल ही में खोजबीन करके भी काफी सोने के सिक्के बनाए हैं, लेकिन फिर भी उसके सोने के सिक्के हवा से नहीं आए थे। 10,000 सोने के सिक्के, मैं इसे स्वयं सीखूंगा। लियू जियांगताओ ने स्वर्गीय रोना शास्त्र खोला और फिर वह अवाक रह गया। अरे, मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। पौराणिक स्वर्गीय पुकार शास्त्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि मिट्टी के बोधिसत्व भी इसे विकसित कर सकते हैं, वास्तव में पूरी तरह से टैडपोल लिपि में लिखा गया है। ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। सिस्टम, क्या ये तुम्हारा काम है? स्टॉर्म राइडर्स में मठ बोधिसत्व भी स्वर्गीय क्रंदन सूत्र की साधना कर सकता है, जबकि मैं इसे समझ भी नहीं सकता। डिंग डिंग, सिस्टम के उत्पाद उच्चतम गुणवत्ता के होने की गारंटी है। इसके अलावा सिस्टम द्वारा उल्लिखित मानव रोना शास्त्र प्रमाणिक मानव रोना शास्त्र है, जो कि मुद बोधिसत्व द्वारा विकसित अधूरे संस्करण के विपरीत है, जिसे अक्सर अनुमान लगाया गया और गलत समझा गया। सबसे शक्तिशाली और सभी अस्तित्वों को चुनौती देने वाला स्वर्गीय रोना शास्त्र, जो स्वर्ग, पृथ्वी और मानवता की हर चीज की गणना करता है, उसके कोई दुष्प्रभाव होने की संभावना नहीं है। बेशक अधूरे संस्करण के भी दुष्प्रभाव होंगे। ठीक है, सिस्टम का अर्थ स्पष्ट है। आप या तो 10,000 स्वर्ण सिक्के खर्च कर सकते हैं ताकि सिस्टम आपको सीधे स्वर्गीय क्राई शास्त्र के बारे में सामग्री प्रदान कर सके, या तो आप अनुमान लगाकर साधना करते हैं और अंत में सफल होंगे या नहीं, यह अनिश्चित है। अगर आप सफल भी हो जाते हैं, तो अंतिम परिणाम मिट्टी के बुद्ध जैसा हो सकता है, जिसका चेहरा भविष्यवाणी के बाद घावों से भरा हो। यद्यपि सिस्टम ने स्पष्ट रूप से किसी भी दुष्प्रभाव का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन लियू जियांगताओ उनमें से किसी को भी नहीं चाहते थे। अरे, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सोने के सिक्के नहीं है या हम उन्हें कमा नहीं सकते, तो फिर 10,000 सोने के सिक्कों की परवाह क्यों करें? स्वर्गीय रोना शास्त्र सीखने के लिए 10,000 सोने के सिक्के खर्च करें। एक महान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि जीवन सेक्स की तरह है, यदि आप इसका विरोध नहीं कर सकते तो इसका आनंद लें। लियू जियांगताओ भी अब उसी नाव में है। चूंकि वह सोने के सिक्के खर्च करने से बच नहीं सकता, इसलिए उसे उन्हें खुलेआम खर्च करना चाहिए। डिंग डिंग, बधाई हो मेजबान, स्वर्गीय रोने वाला शास्त्र डाला जा रहा है। एक क्षण में लियू जियांगताओ ने महसूस किया कि उसके मन में अनगिनत छवियां स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु उसकी चेतना में स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी। किसी अज्ञात कारण से लियू जियांगताओ को दूरी पर धुंधले, भ्रामक धागे दिखाई दे रहे थे। ये थ्रेड्स मूवी प्लेयर के नीचे स्थित प्रगति बार की तरह हैं। आप अपने माउस से उन पर क्लिक करके संबंधित दृश्य देख सकते हैं। हालांकि यहाँ बिंदीदार रेखाओं पर दिखाई गई स्थिति कोई निश्चित कथानक नहीं है, बल्कि वर्तमान स्थिति पर आधारित सबसे संभावित परिदृश्य है। डिंग डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक स्वर्गीय क्राई शास्त्र प्रवीणता स्तर में महारत हासिल कर ली है। प्रवीणता स्तर। खैर, लियू जियांगताओ ने सोचा कि यह शुरुआती स्तर होगा। अपनी आंखें थोड़ी बंद किए लियू जियांगताओ ने अपना ध्यान खुद पर केंद्रित किया।
एक पल में लियू जियांगताओ को एक लड़का धीरे धीरे बड़ा होता हुआ दिखाई दिया, जो विश्वविद्यालय में दाखिल हुआ, एक कमरा किराए पर लिया और आखिरकार कई सालों तक कड़ी मेहनत करके एक छोटा सा घर खरीदा, एक साधारण महिला को पाया, शादी की, बच्चे पैदा किए और फिर धीरे धीरे बूढ़ा होता गया। क्या ये लाओ त्जू की नियति का मूल प्रक्षेप पथ है? उसने राहत की लंबी सांस ली, सिस्टम के बिना भाग्य के सामान्य प्रक्षेप वक्र का पालन करते हुए। हालांकि उन्हें बॉम्ब सिस्टर द्वारा भी चिढ़ाया गया था, उन्होंने अगले वर्ष छोड़ दिया और बॉम्ब सिस्टर को फिर कभी नहीं देखा। ये पता चला कि भाग्य के मूल प्रक्षेप वक्र के अनुसार मुझे वास्तव में बॉम्ब सिस्टर जैसे किसी व्यक्ति से अलग होना तय था। जहां तक बाइजू और लियू लियांग की बात है, इन दोनों लोगों का भाग्य में आना कभी तय नहीं था। ठीक है, चुन की भाग्य पहले ही पूरी तरह बदल चुका है, तो इसे पूरी तरह छोड़ दो। मैं चाहे कुछ भी करूं, भविष्य में अनंत संभावनाएं हैं। बोलने के बाद लियू जियांगताओ ने सिस्टम खोला और आखिरी लॉटरी व्हील को देखा, जो अब तक का सबसे महंगा व्हील था। ब्लैक गोल्ड लेवल लॉटरी व्हील सिस्टम। ब्लैक गोल्ड स्तर लॉटरी व्हील को सक्रिय करें। डिंग डिंग। ब्लैक गोल्ड स्तर के लॉटरी व्हील को 5 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: साधना तकनीक, अमृत, हथियार और उपकरण, आयामी पात्र और विशेष आइटम। चूंकि यह ब्लैक आयरन स्तर का लॉटरी व्हील एक सर्व विशेषता वाला व्हील है, इसलिए मेजबान ड्रॉ करने के लिए लॉटरी का प्रकार चुन सकता है। लॉटरी कितने प्रकार की होती है? 5 श्रेणियां। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि कौशल आधारित लॉटरी व्हील में अनगिनत कौशल थे, जिनमें सबसे बुनियादी सर्वव्यापी 5 चरणीय मुट्ठी से लेकर सबसे उन्नत कौशल शामिल थे, जिसमें एक क्यूई से 3 शुद्ध लोगों में परिवर्तन और स्वर्ग और पृथ्वी दीर्घायु तकनीक शामिल थी। अमृत थीम वाले लॉटरी व्हील में अनगिनत अमृत होते हैं, सबसे निम्न श्रेणी से लेकर सबसे उच्च श्रेणी तक, और उनकी मात्रा अलग अलग होती है। ये सिर्फ एक अमृत हो सकता है, अमृतों का एक गुच्छा या अमृतों का एक पूरा गड्ढा भी हो सकता है। उपकरण रूलेट व्हील आपको हथियार या कवच खींचने की अनुमति देता है, और आपको अच्छा या बुरा मिलता है, ये पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है। डायमेंशनल कैरेक्टर रूलेट एक अनोखा खेल है। इस रूलेट का इस्तेमाल करके आप फिल्मी दुनिया से किसी भी पात्र को बेतरतीब ढंग से चुन सकते हैं। ये पात्र कोई राहगीर भी हो सकता है या कोई शक्तिशाली प्राणी भी। अगर आप भाग्यशाली रहे तो आप होंगजुन पूर्वज का भी चुनाव कर सकते हैं। जहां तक विशेष वस्तुओं की बात है, तो वे विशेष कार्यों वाली चीजें होती हैं। लियू जियांगताओ द्वारा इस्तेमाल की गई पूरी मरम्मत वाली वस्तु भी विशेष वस्तुओं में से एक थी। इस बारे में सोचने के बाद लियू जियांगताओ को एहसास हुआ कि इस समय उसके पास सबसे ज्यादा कमी साधना तकनीकों की है। अगर उसके पास जीत कुंडो, टेंडन स्प्लिटिंग और बोन डिसलोकेटिंग तकनीक और दूसरी साधना विधियां भी होती, तो भी ब्लैक आयरन स्तर की दुनिया की ये तकनीकें किस काम की होती? कांस्य स्तर की फिल्मी दुनिया में प्रवेश करते हुए मेरे पास जो कौशल है, वे निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होंगे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि कांस्य स्तर की फिल्म दुनिया, जिसे मध्यवर्ती स्तर की फिल्म दुनिया भी कहा जाता है, में आग्नेयास्त्र या शक्तिशाली आक्रामक हथियार होते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा एक ही वार से बैल को गिरा देना आम बात थी। एक ही मुक्के से किसी बलवान आदमी को मार डालना कोई स्वप्न नहीं है। ये पूरी तरह संभव है कि आप पर सैकड़ों या हजारों बंदूकें तान दी जाएं। उसके पास आग्नेयास्त्र हैं, वो भी उच्च तकनीक वाले। कवच की बात करें तो उसके पास एक परमाणु आश्रय है। इस आश्रय की तकनीक से बना कवच निश्चित रूप से वास्तविक दुनिया में इस्तेमाल होने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट से ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए अब उसे केवल साधना तकनीक की आवश्यकता है। शक्तिशाली तकनीक। खेती तकनीक पहिया का चयन करें। खेती तकनीक से संबंधित ब्लैक गोल्ड स्तर लॉटरी पहिया का उपयोग करें। डिंग डिंग। साधना तकनीकों के लिए ब्लैक गोल्ड स्तरीय लॉटरी व्हील का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। क्या आप अब लॉटरी शुरू करना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। डिंग डिंग। बधाई हो मेजबान, आपने हत्या तकनीक प्राप्त कर ली है। हत्या की तकनीक। हत्या का प्रतिकार करने के लिए हत्या का उपयोग करें, हत्या को रोकने के लिए हत्या का उपयोग करें, हत्या को समझने के लिए हत्या का उपयोग करें, दाव में प्रवेश करने के लिए हत्या का उपयोग करें, दाव को समझने के लिए हत्या का उपयोग करें, दाव को तोड़ने के लिए हत्या का उपयोग करें। सबसे उच्च स्तरीय साधना तकनीक, सबसे आसान और सबसे कठिन दोनों ही है। संहार तकनीक में कोई रुकावट नहीं है, केवल आंतरिक राक्षस है। जब तक व्यक्ति बार बार आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकता है, तब तक साधना में कोई रुकावट नहीं आएगी। लोगों को मारो, राक्षसों को मारो, राक्षसों को मारो, भूतों को मारो, देवताओं को मारो, अमरों को मारो, बुधों को मारो, स्वयं को मारो। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे मारा न जा सके। हत्या तकनीक में निपुणता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता, एक मार्शल कलाकार जो अर्जित क्षेत्र तक पहुंच गया हो। गल्प। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह तथाकथित हत्या तकनीक क्या है, लेकिन यह बहुत ही अद्भुत लगती है। मैं देवताओं, बुधों और भूतों को मारने की बात तो समझ सकता हूँ, लेकिन खुद को मारने की यह कैसी मूर्खता है? क्या आपके मन में दोबारा विचार आ रहे हैं? आत्महत्या। क्या तुम मजाक कर रहे हो? बीप बीप। होस्ट के पास ब्रेकथ्रू पिल होने का पता चला है। क्या आप इसे अभी लेना चाहेंगे? क्या ये भी एक प्रश्न है? मैंने पहले जो कड़ी मेहनत की थी उसका उद्देश्य क्या था? क्या ये सब इसलिए नहीं है कि मेरे विशेषता अंक अधिक मजबूत हो सके और मैं प्रत्येक स्तर पर अधिक विशेषता अंक प्राप्त कर सकूं? बिल्कुल नहीं, मैं अपना मिशन पूरा होने तक इंतजार करूंगा। ये कहते हुए लियू जियांगताओ ने अस्पताल के लिए एक टैक्सी बुलाई। बाइजू को देखते हुए, जो अभी भी बेहोश थी, लियू जियांगताओ ने हाथ बढ़ाकर बाइजू की नब्ज पर हाथ रखा। एक पल बाद लियू जियांगताओ राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सके। अभी अभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया। बीप बीप। एक लाइलाज रोगी का पता चला है। होस्ट, क्या आप अब इस वायरल लाइलाज रोगी को वापस लाना चाहेंगे? क्या ये भी एक प्रश्न है? यहाँ आने का उसका उद्देश्य क्या है? क्या ये सब बाइजू को बचाने के लिए नहीं है? रिसाइकल। अगले ही पल लियू जियांगताओ को लगा जैसे उसका पूरा शरीर कांप रहा हो। यह एक असहनीय दर्द था, ऐसा दर्द जो उसकी हड्डियों में गहराई तक उतर गया, मानो उसका पूरा शरीर चीर-फाड़ दिया गया हो और हर कोशिका धीरे धीरे फट रही हो। अध्याय 95 परसों योद्धा। 1 मिनट बाद लियू जियांगताओ जोर जोर से हाँफते हुए बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया। बाइजू को देखकर, जो अब होश में तो आ गई थी, लेकिन अभी भी गहरी नींद में थी, लियू जियांगताओ के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह अंततः ठीक हो गया। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैंने बॉम्ब गर्ल को इस बारे में बताया, तो क्या वह इतनी उत्साहित होगी कि वह खुद को मेरे सामने पेश करेगी? हाँ, हो सकता है। बेशक, यदि वह स्वयं यह मुद्दा उठाता है तो उसके मारे जाने की संभावना बहुत अधिक है। बाइजू की नाड़ी फिर से लेने के बाद लियू जियांगताओ ने अपनी जेब से एक उपचार सुई निकाली।
हालांकि बाइजू के शरीर से विषाक्त पदार्थ पूरी तरह से निकाल दिए गए हैं, लेकिन उसके शरीर को हुए नुकसान की भरपाई नहीं हुई है। इस समय बाइजू का शरीर ऐसे देश जैसा है जिसने अभी अभी आक्रमणकारियों को खदेड़ा है। हालांकि आक्रमणकारियों को खदेड़ दिया गया है या पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, लेकिन आक्रमणकारियों का विरोध करते हुए शहीद हुए सैनिकों को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता। यहां तक कि एक नष्ट शहर को भी कम समय में बहाल नहीं किया जा सकता। बेशक पर्याप्त समय दिए जाने पर उसके शरीर की शक्तिशाली स्व उपचार क्षमता के कारण वह 6 महीने से भी कम समय में पूरी तरह से ठीक हो सकती है। हालांकि इस विषाक्तता की घटना के कारण स्नो व्हाइट का सार प्रभावित होगा और भविष्य में उसे ठंडे हाथ और पैर का अनुभव होगा। लेकिन अब हालात काफी बेहतर हैं। हीलिंग सुइयों की मदद से एक सुई शरीर की ऊर्जा को फिर से भर देती है और 2 सुइयां पूरी तरह से जीवन वापस ला देती है। बाइजू को 2 इंजेक्शन देने के बाद लियू जियांगताओ ने अंततः राहत की सांस ली क्योंकि उसने उसके पूरी तरह से ठीक हो चुके स्वास्थ्य बार को देखा। बाइजू का मामला सुलझ जाने के बाद अब समय आ गया है कि जू एर्दान की महिला चीजों का ध्यान रखे। हालांकि बिस्तर पर लेटी हुई बाइजू को देखकर लियू जियांगताओ अपनी जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सके और स्वर्गीय रोने वाले शास्त्र का उपयोग किया। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसकी उपस्थिति के बिना स्नो व्हाइट का क्या भाग्य होता। जल्द ही लियू जियांगताओ के दिमाग में छवियों की एक श्रृंखला उभरी। 2 प्यारी छोटी लड़कियां धीरे धीरे बड़ी हुई, लेकिन जब वे किशोरावस्था में पहुंची तो उन्हें अचानक एक विनाशकारी समाचार मिला। उनके माता पिता को फंसाया गया था और वे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। लेकिन उस समय एकमात्र व्यक्ति जो उसके माता पिता को बचा सकता था, उसके दादा ने अचानक हार मान ली और बाइजू के माता पिता की हत्या कर दी। फिर दोनों बहनों ने परिवार छोड़ दिया और स्नो व्हाइट को अपनी मां के व्यवसाय का एक हिस्सा विरासत में मिला। व्यापारिक शहर जहां तक बाई वेई का सवाल है, जिन्हें सिस्टर बम के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें शेष संपत्तियां विरासत में मिली, आवासीय भवन और एक व्यावसायिक सड़क। संयोग से स्नो व्हाइट की मुलाकात एक छोटी लड़की से हुई, एक छोटी लड़की जिसके पास अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। छोटी बच्ची को जानलेवा बीमारी है। अगर उसके माता पिता के पास पैसे भी होते तो भी वे उसका इलाज नहीं करा पाते। लेकिन छोटी लड़की के माता पिता ने हार नहीं मानी और पैसे जुटाने के लिए हर संभव प्रयास किया, यहां तक कि अपना खून और अंग भी बेच दिए, लेकिन फिर भी वे इलाज के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा सके। इस धन लोलुप युग में अस्पतालों को, विशेष रूप से प्रमुख और सुप्रसिद्ध अस्पतालों को, एक कलात्मक तरीके से बूचड़खाना कहा जाता है। चाहे आप बीमार हो या नहीं, एक बार जब आप अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो वे आपका 3 पाउंड मांस काटे बिना आपको आसानी से बाहर नहीं जाने देंगे। बेशक अगर कोई अमीर या शक्तिशाली है तो अस्पताल इतने खुलेआम मांस काटने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन गरीबों के लिए मांस काटने के मामले में अस्पताल कसाई से भी अधिक निर्दयी है। बाद में बाइजू को पता चला कि छोटी लड़की का परिवार मूल रूप से काफी अमीर था। झेंझौ में 3 घरों और 5 कारों का मालिक था और उसके माता पिता एक साथ मिलकर प्रति वर्ष 300,000 युआन कमाते थे। यहाँ तक कि इस तरह के परिवार के लिए 6 महीने के उपचार के बाद भी वे उपचार की लागत के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा सके, यहाँ तक कि उन्हें रक्त और अंग भी बेचने पड़े। न जाने क्यों इस छोटी बच्ची को देखकर बाइजू को ऐसा लगा जैसे वह अपने माता पिता को उस समय बचाए जाने का इंतजार करते हुए देख रही हो। उस बूढ़े ने अपने माता पिता को मरते हुए देखना ही बेहतर समझा, लेकिन वह सचमुच इस छोटी बच्ची को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी, भले ही उसका और इस छोटी बच्ची का कोई संबंध ही न हो। छोटी बच्ची के लिए चुपचाप अस्पताल की फीस के रूप में 5 मिलियन युआन का भुगतान करने के बाद उसे अस्थायी रूप से इलाज के लिए अस्पताल में रहने की अनुमति दे दी गई। इस घटना के कारण ही बाइजू को ऐसे और भी बच्चों का पता चला जिन्हें उपचार की आवश्यकता थी, लेकिन वे उनकी पहुंच से बाहर थे। अत्यधिक चिकित्सा लागत और कई परिवारों की अल्प आय के कारण बच्चों के पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि वे उपचार का खर्च वहन नहीं कर सकते। फिर स्नो व्हाइट ने अपना सारा पैसा निकाल लिया सिर्फ उन बच्चों की मदद करने के लिए। अंततः उन बच्चों को फिर से सफलतापूर्वक अस्पताल में भर्ती कराया गया और सफेद कोट पहने फरिश्तों ने उनकी अच्छी देखभाल की। उन्होंने एक बार फिर सफेद कोट पहने फरिश्तों की पवित्र देखभाल का अनुभव किया। ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए बाइजू ने स्ट्रीमर बनकर लाइव स्ट्रीमिंग करना चुना, जो पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका था। हालांकि जब वह बहुत लोकप्रिय हो गई तो उन्हें अचानक जहर दे दिया गया, जिससे उनकी आवाज भारी हो गई और वह गा नहीं पा रही थी। बाइजू ने शुरू में सोचा था कि बस इतना ही है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वायरस वास्तव में एक धीमी गति से काम करने वाला जहर था जो लोगों को मार सकता था। आधे महीने तक संघर्ष करने के बाद बाइजू ठंडे मुर्दाघर में चुपचाप लेटी रही। क्यों? एक हल्की आह भरते हुए लियू जियांगताओ ने चुपचाप अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछ लिए। किसी कारण से लियू जियांगताओ को इस मूर्ख लड़की को अपनी बाहों में कसकर पकड़ने और उसे प्यार करने की इच्छा हुई। उसके मूल भाग्य पथ में उसके बिना स्नो व्हाइट का भाग्य 3 घंटे में समाप्त हो जाता, जिसका अर्थ था कि उसके पास जीने के लिए केवल 3 घंटे ही बचे थे। लेकिन अब मेरे रूप के कारण स्नो व्हाइट का भाग्य बदल गया है। कम से कम मैं तो नहीं मरूंगा। ये सोचते हुए लियू जियांगताओ ने हाथ बढ़ाकर बाइजू के माथे पर हाथ रखा। उसने फिर से स्वर्गीय प्रार्थना का पाठ किया। इस बार उसने अपना प्रभाव कम नहीं किया, बल्कि अपना वजन बढ़ा लिया। देखते ही देखते लियू जियांगताओ का चेहरा लाल हो गया। ये सही है, स्वर्गीय रोना सूत्र के प्रभाव में लियू जियांगताओ ने देखा कि निकट भविष्य में वह वास्तव में बाइजू के साथ होगा। यहाँ तक कि उपचार सुई के शक्तिशाली प्रभाव के कारण बाइजू का सार बहुत अधिक भर गया था और फिर यह महिला आम महिलाओं की तुलना में और भी अधिक पागल हो गई। यदि अन्य महिलाएं भेड़िए हैं तो वह एक बाघिन है, यदि अन्य महिलाएं बाघ हैं तो वह बाघों का एक झुंड है। खांसी। उसका चेहरा लाल होने का कारण सरल था। उसने एक बड़ा बिस्तर देखा जो उस विला की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, जिसमें वह था जिस पर 10 लोग सो सकते थे, और वह महिलाओं से भरा हुआ था, जबकि वह अकेला पुरुष था। उदाहरण के लिए वह इनमें से कुछ महिलाओं को जानता था, स्नो व्हाइट, सिस्टर बॉम्ब और यहाँ तक कि लियू लियांग, जिनसे मैं आज ही मिला हूँ। बेशक उनमें से अधिकतर अजनबी हैं। खैर, इन औरतों में एक औरत थोड़ी खास है। वो न तो सुंदर है, न सेक्सी और न ही कोई खास काबिल, लेकिन वो देखने में तो अच्छी लगती है। यह महिला कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी जिसे लियू जियांगताओ ने स्वर्गीय क्रंदन सूत्र में देखा था। वह महिला जो उनके साधारण स्वभाव से संबंधित थी और जीवन भर उनके साथ रही थी। ली कीयान, जिस महिला से उन्होंने विवाह किया, जिसका भाग्य नहीं बदला और जो गरीबी में जीवन जी रही थी, वह एक साधारण महिला थी जो जीवन भर उनके साथ रही।
चूंकि इस जीवन में हमारा साथ होना तय है, तो चलिए इसे भाग्य पर छोड़ देते हैं। स्वर्गीय क्रंदन सूत्र को छोड़ने के बाद लियू जियांगताओ को ऐसा लगा जैसे उसका सिर फट गया हो। हालांकि प्रामाणिक स्वर्गीय क्राई शास्त्र का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, फिर भी ये बहुत ऊर्जा खर्च करता है। मेरे शरीर के साथ मैं 2 बार भी इसका सेवन नहीं कर सकता। हालांकि लियू जियांगताओ अभी भी जानना चाहता था कि बाइजू को किसने जहर दिया था। ये सोचते हुए लियू जियांगताओ ने हाथ बढ़ाकर बाइजू के माथे को फिर से छुआ। क्योंकि इसमें पहले से घटित घटनाओं का हिसाब लगाना था, इसलिए मेहनत बहुत कम थी और जल्द ही पहला नाम सामने आ गया। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के दूसरे स्तंभ झांग पिंग लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के निदेशक झांग चाओ की मालकिन है। फिर एक दूसरा नाम सामने आया, हान योंग। अंततः एक कोड नाम सामने आया, बर्फ। हान बिंग सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। हान योंग बाइजू को मारने आया था, लेकिन बिना किसी कारण के झांग पिंग के साथ उलझ गया। ये जानते हुए कि झांग पिंग और बाइजू के बीच अनबन है, हान योंग ने जहर झांग पिंग को दे दिया, जिसने फिर बाइजू के पेय पदार्थों में बार बार जहर मिलाया। ये देखकर लियू जियांगताओ पूरी तरह से अवाक रह गया। अरे, झांग पिंग तो बस मन ही मन उब गई है। कोई बिना किसी कारण के किसी को जहर क्यों देगा? क्या आप नहीं जानते कि जहर से लोगों की मौत हो सकती है? और ये हान बिंग, इसने 10 साल पहले बाइजू बहनों के माता पिता को मार डाला था और अब वह बाइजू को मारने के लिए किसी को ढूंढने के लिए वापस आया है। अरे, ये तो अविश्वसनीय है। लड़की, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। हल्की सी मुस्कान के साथ लियू जियांगताओ मुड़े और चले गए। ली फॉन को ढूंढने के बाद उन्होंने उसके शरीर से वायरस निकाला। उसे एक इंजेक्शन देने के बाद लियू जियांगताओ अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में पहुंचे। मरनासन कई लोगों के शरीर से वायरस निकाले, उन्हें इंजेक्शन दिए और फिर चले गए। डिंग डिंग, बधाई हो मेजबान, मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ, रोग मुक्ति। पुरस्कार प्राप्त, अलौकिक शक्ति उन्नयन गोली। अलौकिक क्षमता उन्नयन गोली सेवन के बाद यह अलौकिक क्षमता के स्तर को एक स्तर तक बढ़ा सकती है। इस परिचय को देखकर लियू जियांगताओ ने मन ही मन राहत की सांस ली। ठीक है, डिंग डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक 5 कार्य पूरे कर लिए हैं और एक ट्रेडिंग टोकन के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या आप इसे एक्सचेंज करना चाहेंगे? माथा, क्या आपने 5 और कार्य पूरे कर लिए हैं? चाहे कितने भी टोकन हो, मेरे पास एक अतिरिक्त सुरक्षा टोकन है जिसे मैं लेनदेन टोकन के बदले में बदल सकता हूँ। अदला बदली। डिंग डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक लेनदेन आदेश प्राप्त कर लिया है। अपनी आदिम आंख को उन्नत करने के लिए दिव्य शक्ति उन्नयन गोली लें। बीप बीप, दिव्य शक्ति उन्नयन गोली का सफलतापूर्वक सेवन कर लिया गया है। मूल नेत्र का उन्नयन हो रहा है। एक पल में लियू जियांगताओ को ऐसा लगा जैसे वह पानी की दर्पण जैसी सतह पर खड़ा हो, मानो वह एक नजर में हर जीवित प्राणी का सार देख सकता हो। किसी कारण से प्रत्येक जीवन के बारे में विस्तृत डेटा दिखाई दिया, जिसमें न केवल जीवनकाल और युद्ध शक्ति, बल्कि जीवनकाल और अन्य विस्तृत स्थितियां भी शामिल थीं। ये तो एक खेल खेलने जैसा है। डिंग डिंग, बधाई हो मेजबान, आपकी प्राथमिक मूल आंख को सफलतापूर्वक मध्यवर्ती मूल आंख में अपग्रेड कर दिया गया है और आपने स्वचालित रूप से कौशल में महारत हासिल कर ली है। लहरों के बिना शरद ऋतु का पानी। शरद ऋतु का जल शांत होता है, इसलिए वह सभी अच्छे और बुरे को समझ सकता है तथा संसार की सभी चीजों की उत्पत्ति को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। ठंडा, जांच करने पर ऐसा लगता है कि वहां और कुछ नहीं हो रहा है। सफलता की गोली ले लो। बीप बीप, ब्रेकथ्रू पिल सफलतापूर्वक ले ली गई है। मेजबान का शरीर स्वचालित रूप से अनुकूलन कर रहा है, अशुद्धियां दूर कर रहा है और चिपी हुई चोटों की मरम्मत कर रहा है। बीप बीप, हमने पता लगाया है कि मेजबान ने पहले मैरोक्लींजिंग पिल ली है, जिसने शरीर को अनुकूलित किया है। इसलिए ब्रेकथ्रू पिल की अतिरिक्त औषधीय शक्ति स्वचालित रूप से सच्ची क्यूई में परिवर्तित हो गई है। डिंग डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने ब्रेकथ्रू पिल को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया है और नश्वर क्षेत्र से अधिग्रहित मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र में सफलतापूर्वक आगे बढ़ गए हैं। आपका वर्तमान मार्शल आर्टिस्ट स्तर अधिग्रहित लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट है। डिंग, मेजबान को मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए बधाई। आपके शारीरिक गुण अंक स्वचालित रूप से युद्ध शक्ति में परिवर्तित हो गए हैं। नोट 1:10 विशेषता अंक 1 अंक लड़ाकू शक्ति केवल आक्रमण शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। नोट 2, आक्रमण शक्ति को छोड़कर सभी विशेषताएं संभावित बिंदुओं में परिवर्तित हो जाती हैं। 10 विशेषता बिंदुओं को एक संभावित बिंदु में परिवर्तित कर दिया जाता है। अध्याय 96, वह शापित जानवर। बीप बीप, ब्रेकथ्रू पिल के उपयोग के कारण मेजबान के पास सभी मार्शल आर्ट और क्षमताओं को मिलाने का एक अवसर है। कृपया मिलाने के लिए चयन करें। सम्मेलन का चयन, क्या सचमुच ऐसा कोई अच्छा अवसर है? क्या इस बारे में सोचने की भी जरूरत है? वर्तमान में उनके पास जितनी भी साधना तकनीकें हैं, उनमें से केवल एक ही कांस्य स्तर के विमान से संबंधित है। कंडरा और हड्डियों को हटाने की तकनीक। जहां तक मारने की तकनीक का सवाल है, यह एक आंतरिक साधना पद्धति है और इसे अन्य साधना प्रणालियों में एकीकृत नहीं किया जा सकता है। टेंडन डिसलोकेटिंग और बोन शैटरिंग हैंड तकनीक में सभी तकनीकों को एकीकृत करें। डिंग डिंग, बधाई हो मेजबान, सभी तकनीकों को सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है और टेंडन डिसलोकेटिंग बोन स्प्लिटिंग हैंड तकनीक स्वचालित रूप से ग्रैंड मास्टर स्तर तक आगे बढ़ गई है। व्यक्तिगत जानकारी देखें। डिंग डिंग, होस्ट की जानकारी इस प्रकार है। नाम, लियू जियांगताओ, प्राथमिक स्तरीय होस्ट। लिंग, पुरुष। स्तर, टियर 2 मार्शल आर्टिस्ट। लड़ाकू शक्ति 30, संभावित मूल्य 20, आयु 27/327, सोने के सिक्के 8650, छिपी विशेषताएं, करिश्मा 10, भाग्य 10, अलौकिक क्षमताएं, उत्पत्ति की आंख, मध्यवर्ती पवित्र शब्दों का शरीर, पवित्र शब्द गोली का सेवन करने के बाद स्वचालित रूप से अर्जित क्षमताएं। तकनीकें, हत्या तकनीक, अनलॉक, स्वर्गीय रोना शास्त्र, मानव स्क्रॉल, टेंडन डिसलोकेटिंग और हड्डी शैटरिंग हैंड, ग्रैंड मास्टर। हथियार, एलियन लेजर राइफल, प्लाज्मा पिस्तौल। अप्रयुक्त, आयरन ग्रेड स्कवेंजिंग टोकन 3, कांस्य ग्रेड स्कवेंजिंग टोकन 5, गोल्ड ग्रेड स्कवेंजिंग टोकन 5, आयरन ग्रेड ट्रैवल टोकन तारांकन 1, ट्रांजैक्शन टोकन तारांकन 2, प्रोटेक्शन टोकन 2। विशेष योग्यताएं रखता है। आग्नेयास्त्र प्रवीणता विशेषज्ञ, ओरेकल अस्थिलिपि में बुनियादी प्रवीणता, थेरवाद बौद्ध धर्म विशेषज्ञ, अंग्रेजी विशेषज्ञ, थाई विशेषज्ञ, पारंपरिक चीनी चिकित्सा मास्टर। संपत्ति, ब्रेकथ्रू पिल तारांकन 2, धूप बना कड़ाही, सफेद जेड ड्रैगन, ग्रेट यू की तलवार, 21 रत्न, 1 सुनहरा राजदंड, 1 सुनहरा मुखौटा, 1 रहस्यमय भेड़ की खाल का स्क्रॉल। पूर्ण किए गए कार्य, 05 कार्य पूर्ण करने पर आपको एक यादृच्छिक लेनदेन प्राप्त होगा।
कार्य प्रगति पर 0। विशेषाधिकार आइटम रिसाइकलिंग क्षमता मूल वस्तु पुनर्चक्रण 10 मीटर की त्रिज्या। अपनी निजी जानकारी देखकर लियू जियांगताओ पूरी तरह से अवाक रह गया। धिक्कार है, मेरे 10 लाख से ज्यादा सोने के सिक्कों में से सिर्फ 8,000 से कुछ ज्यादा ही बचे हैं। सचमुच यह अविश्वसनीय है। हालांकि उसका जीवन काल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। जब उसका नश्वर शरीर अर्जित क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंचा तो उसका जीवन काल आधार 100 वर्षों से बढ़ गया। जब वह अर्जित क्षेत्र के पहले स्तर से अर्जित क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचा तो उसका जीवन काल 100 वर्षों से बढ़ गया। अपने मूल शेष 100 वर्षों के जीवन काल में अब उसके पास जीने के लिए 300 वर्ष शेष है। जांच के बाद ऐसा लगता है कि इस बार वास्तव में कुछ भी गलत नहीं है। सिस्टम मध्यवर्ती सिस्टम में अपग्रेड करें। बीप बीप सिस्टम ने पता लगाया है कि होस्ट मध्यवर्ती विशेषाधिकारों में अपग्रेड करने की सभी शर्तें पूरी करता है। सिस्टम अपग्रेड करने की तैयारी कर रहा है जिसमें 24 घंटे लगेंगे। अपग्रेड के दौरान सिस्टम होस्ट को सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ होगा। सिस्टम अपग्रेड आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। अगले ही पल लियू जियांगताओ को लगा जैसे उनके दिमाग में कुछ अचानक गायब हो गया हो। उन्होंने कई बार आवाज लगाई लेकिन सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। जांच करने के बाद मैंने पाया कि अतिरिक्त आयामी स्थान अभी भी प्रयोग योग्य है तथा सिस्टम और समय यात्रा को छोड़कर बाकी सब भी प्रयोग योग्य है। हालांकि उनकी अपनी योग्यताएं अप्रभावित रहीं। मैंने समय देखा, वीजा जारी होने में अभी भी 20 घंटे बाकी थे। अगले 20 घंटों तक लियू जियांगताओ को समझ नहीं आया कि क्या करे। बार बार सोचने के बाद आखिरकार उसने कुछ सचमुच सार्थक करने का फैसला किया। नींद क्या दुनिया में सोने से अधिक सार्थक कोई चीज है? अगर ऐसी कोई चीज है तो वह है एक खूबसूरत महिला के साथ सोना। खांसी ये आदमी तो बस यही सोच रहा है। इसके दिमाग में इतना खतरनाक विचार कैसे आ सकता है? जहां तक घर में उस विशाल बिस्तर की बात है जो इतना बड़ा था कि उसमें 10 लोग आराम से लौट सकते थे, तो यह उसका विचार बिल्कुल नहीं था। अंकल, मेरी छोटी बच्ची के साथ खेलने के लिए धन्यवाद। उसे बहुत समय से इतना मजा नहीं आया था। जैसे ही लियू जियांगताओ कुछ अवर्णनीय चीजों के बारे में सोच रहे थे, एक छोटी सी आवाज गूंजी। जियाओ नंदन पहली बच्ची थी जिसे बाइजू ने प्रायोजित किया था। उसके सामान्य भाग्य के अनुसार जियाओ नंदन 5 दिनों में मर जाएगी। मौत का कारण बाइजू से जुड़ा था। बाइजू की मौत के कारण जियाओ नंदन और प्रायोजित अन्य बच्चों के एक समूह को अपर्याप्त धन के कारण अस्पताल ने इलाज देने से मना कर दिया और अंततः एक के बाद एक वे इस ठंडी दुनिया से चले गए। यदि उसमें योग्यता की कमी होती तो लियू जियांगताओ अपना हृदय कठोर कर लेता और कहता, उनके लिए इस दुनिया की ठंडक की तुलना में मृत्यु शायद सबसे गर्म चीज है। हालांकि अब जब उसके पास पर्याप्त शक्ति थी और चूंकि लियू जियांगताओ का दिल पत्थर की तरह कठोर नहीं हुआ था, तो वह खड़े होकर इन बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता था। सच में छोटी बच्ची, लेकिन अंकल ने अभी तक काफी मजा नहीं किया है। क्या तुम अंकल को कुछ और लोगों को बुलाने में मदद कर सकती हो ताकि हम सब मिलकर सुई का खेल खेल सके? लंबे समय तक परिश्रम के कारण लियू जियांगताओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर खोखला हो गया हो और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी कमजोर और उसकी सामान्य आवाज से अलग लग रही थी। बहुत बढ़िया, अंकल द्वारा एक्यूपंक्चर कराने के बाद मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है। लानत है जानवर, थप्पड़। लियू जियांगताओ पूरी तरह से अचंभित रह गया। बाइजू को ऐसा लगा जैसे उसने बहुत लंबा सपना देखा था। सपने में वह अतीत में लौटती हुई प्रतीत हुई। उस समय में जब उसे जहर दिया गया था, उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से आराम महसूस कर रहा था और वह गर्म धूप और हल्की हवा से घिरी हुई थी। यह एहसास सचमुच अद्भुत है। आखिरकार उसकी नींद खुल गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, बाइजू थोड़ा चौंक गई। उसके गले में अब दर्द नहीं था। वह कैसे संभव है? जहर दिए जाने के बाद से उसके गले का दर्द उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है, ऐसा दर्द जिसे वह एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहती। अनगिनत बार यहाँ तक कि सपने में भी उसे गले में दर्द महसूस होता था और अब वह उस दर्द को और महसूस नहीं कर सकती। न केवल दर्द कम हो गया बल्कि उसे गले में ठंडक और आरामदायक अनुभूति भी महसूस हुई, जैसे कि गर्मी के दिन में बर्फ का पानी पी रहे हो, सिर से पैर तक ताजगी। खांसी वह धीरे से खांसने लगी, उसकी आंखें और अधिक चमकने लगी, उसकी आवाज बहुत स्पष्ट हो गई। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रात को अच्छी नींद लेने के बाद मेरा गला ठीक हो जाएगा। नहीं, ये कोई साधारण रिकवरी नहीं है। धीरे से कुछ शब्द कहने के बाद बाइजू को यकीन ही नहीं हुआ कि ये उसकी अपनी आवाज है। उसकी आवाज पहले से भी अधिक मधुर हो गई। यदि उसकी आवाज को कभी फरिश्तों ने चूमा था तो अब वह फरिश्तों के ईश्वर द्वारा संरक्षित है। बाइजू उत्साह से बिस्तर से बाहर निकली और तभी उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर ताकत से भरा था। इतना ही नहीं, मुझे जो थोड़ी बहुत सांस लेने में तकलीफ होती थी वह भी अब दूर हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डॉक्टर हुआ इतने अद्भुत होंगे। बाइजू हुआ शिसान को जानती थी और वह ये भी जानती थी कि बाई वेई ने अपने स्वास्थ्य के लिए हुआ शिसान को बाहर लाने पर जोर दिया था। आपको पता होना चाहिए कि बाई वेई ने अपने पूरे जीवन में कभी किसी से मदद नहीं मांगी थी, लेकिन इस बार उसने हुआ शिसान से उसका इलाज करने की भीख मांगी। ये कहना झूठ होगा कि मैं प्रभावित नहीं हुआ। वह सचमुच अपनी बहन को अभी फोन करके बताना चाहती थी कि वह ठीक है, लेकिन आखिरकार बाइजू ने खुद को रोक लिया। वह बाई वेई को एक सरप्राइज देना चाहती थी। चलो पहले जियाओ नंदन और अन्य लोगों की जांच करें। ये सोचते हुए बाइजू ने दरवाजा खोला और जियो नंदन के वार्ड की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह अपनी छोटी बच्ची के साथ अंततः स्वस्थ होने की खुशी साझा करने वाली थी, एक थोड़ी परिचित आवाज गूंजी। सच में छोटी बच्ची, लेकिन अंकल ने अभी तक काफी मजा नहीं किया है। क्या तुम अंकल को कुछ और लोगों को बुलाने में मदद कर सकती हो ताकि हम सब मिलकर सुई का खेल खेल सके? चाचा, क्या आपको पर्याप्त मजा नहीं आया? सुई चुभाने का खेल खेल रहे हैं। हालांकि बाइजू बहुत पवित्र है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ नहीं पता। उसे कैसे पता नहीं कि ऐसे कई बदचलन लोग हैं जो तरह तरह के बहाने बनाकर अश्लील हरकतें करते हैं। उसने पहले तो सोचा था कि ऐसी बातें उसके जीवन से बहुत दूर हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी बातें उसके आसपास भी घटित होंगी और छेड़छाड़ की शिकार वे छोटी लड़कियां होंगी जो बीमारी से ग्रस्त थीं। हे कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुस्से से लाल होकर स्नो व्हाइट नीचे झुकी और अपनी सख्त चमड़े की चप्पलें पकड़ ली। एक पल सोचने के बाद उसे लगा कि वे अभी भी काम की नहीं है, छड़ी या चाकू जितनी भी काम की नहीं। लेकिन जैसे ही बाइजू सोच रही थी कि क्या उसे बाथरूम में जाकर पोछा लगाना चाहिए, जियाओ नंदन की आवाज आई। बहुत बढ़िया, अंकल द्वारा एक्यूपंक्चर कराने के बाद मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है। क्या? बाइजू पूरी तरह से अचंभित थी। उस छोटी लड़की का क्या मतलब है?
एक्यूपंक्चर के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ। उस समय बाइजू के दिमाग में केवल एक ही विचार था। उस कमीने ने वास्तव में ऐसा किया और वह सफल भी हुआ। वह जानवर, वह शापित कमीना, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। लानत है जानवर। जैसे ही बाइजू दौड़कर अंदर आई, उसके हाथ से कठोर चमड़े की चप्पल फिसल गई और सीधे किसी के चेहरे पर जा गिरी। थप्पड़ डॉट डॉट डॉट। लियू जियांगताओ ने कहा कि वह एक पल के लिए पूरी तरह से अचंभित रह गए थे। वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसे क्यों पीटा जा रहा है, खासकर तब जब उसके चेहरे पर चप्पल मारी गई थी। यद्यपि जूते की मालकिन एक महिला होनी चाहिए, क्योंकि पुरुषों के जूतों में इस तरह की खुशबू नहीं होती, जो कि सबसे प्राकृतिक स्त्रियोचित खुशबू होती है। लेकिन एक महिला को भी नहीं, यहाँ तक कि एक लड़की को भी जिसके शरीर से अच्छी खुशबू आती हो, खुद को इस तरह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। जैसे ही लियू जियांगताओ ने अपने चेहरे से चप्पल के निशान को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे अचानक ठंड का एहसास हुआ। एक सेकंड के उस अंश में लियू जियांगताओ ने अनजाने में स्वर्गीय पुकार शास्त्र को प्रसारित करना शुरू कर दिया और तुरंत वह समझ गया कि उसे वह डरावना एहसास क्यों हो रहा था। एक नाजुक सफेद पैर अपने छोटे भाई के साथ अंतरंग मुठभेड़ करने वाला है। मार्शल आर्ट शब्द का प्रयोग करके इसका वर्णन करें तो एक ऐसी लात जो आपकी संतान को नष्ट कर देगी। उसी क्षण लियू जियांगताओ को एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति ने उसे लात मारी थी वह बाइजू थी और उसने भविष्य में होने वाली कई संभावित घटनाओं का भी पूर्वानुमान लगा लिया। या तो आप स्वयं दर्द सहन करें और फिर आप आसानी से स्नो व्हाइट को जीत लेंगे, या तो वह चकमा दे देती है और बाइजू जमीन पर गिर जाती है, फिर बहुत ही नाटकीय तरीके से उसके सिर पर चोट लगती है और वह अपनी याददाश्त खो देती है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। इसलिए उसी क्षण लियू जियांगताओ ने अपने दांत पीस लिए और हमले को सीधे सहन कर लिया। टकराना, वाह! तुरंत ही लियू जियांगताओ पूरी तरह से अभिभूत हो गया। यद्यपि वह मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अंकुश कुचले जाने का एहसास इतना भयानक होगा। एक पल में लियू जियांगताओ को ऐसा लगा जैसे उसके चुराए हुए सामान को हड़प लिया गया हो और उसे लंबे समय तक सताया गया हो। सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अध्याय 97 बहनों की दोहरी मार। स्नो व्हाइट इतनी चिड़चिड़ी कभी नहीं हुई थी। हालांकि वह बचपन से ही अपनी बड़ी बहन बाई वेई से मार्शल आर्ट सीख रही थी, फिर भी उसके युद्ध कौशल अद्भुत थे। साधारण स्पेशल फोर्स के सैनिक इस नाजुक सी दिखने वाली बच्ची को शायद ही हरा पाए। हालांकि उसने पहले कभी किसी को नहीं मारा था, खासकर अब की तरह नहीं, जब उसने एक आदमी को उसकी कमर में लात मारी। जब वह किक मारी गई तो बाइजू ने कल्पना भी की कि ध्वनि कितनी तीखी होगी, जैसे कि एक चट्टान पर अंडा टूट रहा हो। ये कितना जोरदार था। छोटी बच्ची, मैं और कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस शापित जानवर को अपन बना सकता हूँ। अपनी छोटी बच्ची के बारे में सोचते हुए बाइजू की लात फिर से तेज हो गई, मानो लोहे की छड़ किसी के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर सीधा वार कर रही हो। टकराना, क्लिक, एकदम निशाने पर एक किक। लेकिन जैसे ही पैर जमीन पर पड़ा, बाइजू दंग रह गई। यद्यपि उसने प्रतिद्वंद्वी को महत्वपूर्ण स्थान पर लात मारी, फिर भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसे ऐसा नहीं लगा कि उसे कहीं लात मारी गई हो, बल्कि ऐसा लगा जैसे उसे किसी लकड़ी के खंभे पर लात मारी गई हो। उसी पल बाइजू ने अपनी पिंडली की हड्डी टूटने की आवाज भी सुनी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हालांकि शर्ली कभी भी कोई कमजोरी नहीं दिखाएगी। अगर ऐसा है भी तो हम इस दुष्ट जानवर को इन बेचारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकते। जैसे ही बाइजू मौत से लड़ने की तैयारी कर रही थी, जूता अंततः उस बदकिस्मत आदमी के चेहरे से गिर गया जिसे उसने घातक लात मारी थी। थप्पड़, जूता जमीन पर गिरा और किसी के दिल में भी गिरा। कोई तो इतना डर गया था कि उसका दिल कांप रहा था। ये तुम कैसे हो सकते हो, तुम विकृत, बाइजू ने सहजता से कहा। डॉट डॉट डॉट। ठंडे पसीने से लथपथ बाइजू के चेहरे को देखकर और उस महिला की बातें सुनकर लियू जियांगताओ को यह बेचैनी महसूस हुई कि स्वर्गीय रोना सूत्र अविश्वसनीय था। अरे यार, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या आपको पहले माफी नहीं मांगनी चाहिए? लेकिन उस महिला की अभिव्यक्ति क्या है? उसका चेहरा पीला पड़ गया था, वह शायद डर गया होगा। हालांकि वह वास्तव में बाइजू को एक अच्छी डांट देना चाहता था। जिस क्षण उसने बाइजू के शब्द सुने, लियू जियांगताओ को एहसास हुआ कि वह इस मूर्ख महिला से बात नहीं करना चाहता था। उससे बात करने से आपकी आईक्यू कम हो जाएगी। नहीं, तुम घिनौने जानवर, तुम इन बेचारे बच्चों के साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हो? क्या तुम इंसान भी हो? तुम, बाइजू ने घोषणा की कि भले ही वह इस आदमी को जानती हो, वह उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकती। भले ही उसके पास 370 मिलियन हो, हम इस आदमी को जाने नहीं दे सकते। भले ही कोई व्यक्ति अमीर हो, वह अपना घृणित स्वभाव नहीं बदल सकता। बाइजू की आंसू भरी आंखों को देखकर लियू जियांगताओ का चेहरा और अधिक काला हो गया और वह अधिक से अधिक बदसूरत दिखने लगा। अरे यार, क्या तुम थोड़ा और सकारात्मक नहीं हो सकते? मेरे जैसा कुंवारा, एक ऐसा मर्द जिसके साथ अभी तक कोई पेश भी नहीं आया, इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? यद्यपि इस दुनिया में ऐसे कई विकृत लोग हैं जो छोटी लड़कियों को पसंद करते हैं, विशेष रूप से वे जो रुग्ण हैं या वास्तव में बीमार हैं। ये रुग्ण नाजुकता कुछ पुरुषों को पूर्ण रोमांच दे सकती है, जो पुरुषों के रूप में उनकी विजय और घमंड की भावना को उत्तेजित करती है। लेकिन लियू जियांगताओ को नहीं पता कि कैसे इस दुनिया में केवल स्त्रैण पुरुष ही महिलाओं को पसंद करते हैं और महिलाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उनके जैसे असली पुरुष केवल पुरुषों पर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं, उनके जैसे इस्पात पुरुष। अरे, वह तो बिल्कुल लड़कों जैसी है। बहन, क्या अब आप ठीक हैं? जैसे ही बाइजू सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाने वाली थी और सभी को एक आदमी का दुष्ट असली चेहरा दिखाने वाली थी जो एक महिला की तरह दिखता था, जियो नन्नन ने बाइजू को खींच लिया और खुशी से कहा, ये सही है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी बच्ची, मेरे पीछे छिप जाओ और देखो कि मैं तुम्हारे लिए इस शापित जानवर की देखभाल कैसे करता हूँ। जैसे ही बाइजू ने छोटी बच्ची को अपने पीछे खींचा, उसने लियू जियांगताओ को घूर कर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर लोगों के पास थोड़ा पैसा हो तो वे इतने बुरे और दुष्ट क्यों हो जाते हैं। जानवर, बहन, तुम लोगों को क्यों कोस रही हो? और तुम अंकल को भी कोस रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि अंकल नन्नन के लिए कितने अच्छे हैं? उन्होंने नन्नन को 3 एक्यूपंक्चर सुइयां दी और नन्नन को बहुत आराम महसूस हुआ। नन्नन की मासूम आवाज सुनकर बाइजू को इतना गुस्सा आया कि वह अपने दांत पीसना चाहती थी। वह सचमुच यह नहीं समझ पा रही थी कि ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रहने की कोई जगह क्यों है। अगर आपको औरतें पसंद हैं तो कोई बात नहीं, आखिरकार कोई भी पुरुष वासना से अछूता नहीं है। लेकिन इस आदमी की नजर एक बीमार बच्चे पर पड़ी जो मरने की कगार पर है और यह माफ करने लायक नहीं है।
इस तरह के व्यक्ति के लिए केवल एक ही समाधान है, उसे मार डालो। हालांकि जैसे ही वह लियू जियांगताओ पर अपना मौखिक हमला जारी रखने वाली थी, उसने अचानक भौहों के बीच एक छोटे से लाल बिंदु को देखा, जिसकी ओर छोटी लड़की इशारा कर रही थी। वही छोटे लाल बिंदु बाइजू के शरीर पर भी थे, और जियाओ नन्नन के शरीर से भी अधिक। बाइजू को इस बात का पता था, यह एक्यूपंक्चर रक्तस्राव के बाद छोड़ा गया निशान था। एक पल में बाइजू को लगा जैसे उसने कुछ जमीन हिला देने वाला काम कर दिया हो। विशेषकर जब उसने छोटी लड़की की उंगली का अनुसरण किया और 2 और एक्यूपंक्चर के निशान पाए, तो उसे अंततः एहसास हुआ कि उसने किसी को गलत समझा था। फिर उस व्यक्ति को देखिए जिसके पैर क्रॉस किए हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उसे कब्ज हो गया हो। मुझे लगता है कि मैंने उसे कहीं लात मार दी है। बाइजू को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ... बाइजू के हिलते हुए होंठ और शर्मिंदा चेहरा देखकर लियू जियांगताओ के होंठ भी हिल गए। ओह, ये सचमुच दुख देता है। ये लड़की माथा। उस समय लियू जियांगताओ ने आखिरकार बाइजू के डेटा को देखा। नाम बाइजू, आयु 25/88, साधना स्तर 4, मार्शल कलाकार अर्जित, आक्रमण शक्ति 37। ये डेटा देखकर लियू जियांगताओ की पलकें एक साथ झपक गईं। अरे, वह वास्तव में एक स्तर 4 मार्शल कलाकार है। आखिर कौन मुझे बता सकता है कि यह साधारण सी दिखने वाली नाजुक लड़की वास्तव में चौथे स्तर की मार्शल आर्टिस्ट क्यों है? मेरी जानकारी पर दोबारा गौर करें तो मैं लेवल 2 मार्शल आर्टिस्ट हूँ, ये सही है। व्यवस्था टूटी नहीं है, उत्पत्ति की आंख भी विफल नहीं हुई है, लेकिन ये छोटी सी लड़की युद्ध में इतनी शक्तिशाली क्यों है? और इस समय आप जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों लगता है कि चोट आपको ही लगी है? ये सही है। जैसे ही लियू जियांगताओ बाइजू की जानकारी की जांच कर रहे थे, बाइजू भी एक समाधान लेकर आए। यद्यपि मैंने तुम्हें लात मारी, फिर भी मेरा पैर भी घायल हो गया है। नहीं, मेरी माँ गंभीर रूप से घायल है, मुझे तुरंत वापस जाकर उसका इलाज करवाना होगा। लेकिन जब वह जियो नन्नन के साथ जाने वाली थी तो उसे पता चला कि जियो नन्नन कुछ समय पहले ही जा चुका था। पूरे वार्ड में केवल बाइजू, जिसकी आंखों में आंसू थे, और लियू जियांगताओ, जो ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में गहरी नाराजगी थी, बचे थे। वाह, तुमने मुझे धमकाया। तुम बदबूदार तोते, मेरी जैसी प्यारी छोटी बच्ची को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और मेरे नाजुक छोटे पैरों को भी चोट पहुंचाई। वाह। बाइजू को इतनी आसानी से फूट फूट कर रोते देख लियू जियांगताओ पूरी तरह से अभिभूत हो गया। आकाश की ओर देखने के लिए अपने सिर को 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर झुकाएं। उफ, मैं इतना थक गया हूं कि मैं खुद को मार डालना चाहता हूं। जैसे ही यह आदमी दिखावा कर रहा था, एक आवाज गूंजी। जो कोई भी मेरी बहन को चोट पहुंचाने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। क्या यह आवाज बम गर्ल की क्यों है? उसी क्षण लियू जियांगताओ को अचानक लगा कि वह फिर से मुसीबत में पड़ने वाला है। जिस क्षण लियू जियांगताओ ने दरवाजे की ओर देखा, उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया, और फिर टकराना। कोई व्यक्ति दूसरी मंजिल की खिड़की से कूद गया और एक पेड़ पर फुसफुसाहट की आवाज के साथ उतरा। इस समय बिना दर्पण में देखे भी लियू जियांगताओ को पता था कि उसके चेहरे पर 2 जूते के निशान होंगे। एक तो एक धुंधला सा निशान था, बर्फ के टुकड़ों की चप्पलों के उसे चूमने का निशान। इनमें से एक अधिक गहन दृश्य है, बम गर्ल के लात मारने का परिणाम नहीं, लात नहीं मारना, बल्कि बम गर्ल के जूते का तला उसके अपने चेहरे के प्यार में पड़ जाना। चेहरे पर लाल निशान प्रेम के फल हैं। हालांकि उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन लियू जियांगताओ अभी भी पेड़ की शाखा पर लटका हुआ था, फिर भी हिलना नहीं चाहता था। अरे यार, मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब सहना पड़ा? मुझे 2 महिलाओं ने बेवजह पीटा। वे अपने सुंदर चेहरों को पीट रहे हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपनी सुंदरता से जीविका चलाता है, लेकिन मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं अपनी प्रतिष्ठा भी नहीं बचा पाऊंगा। इस समय लियू जियांगताओ को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उनमें जीने की कोई इच्छा नहीं है। जहां तक सिस्टर बम की बात है, उसे तो तभी एहसास हुआ कि उसने किसे लात मार दी थी जब लियू जियांगताओ उड़कर बाहर आया था। अरे वाह, ये तो जियो ताओजी है। इस समय बॉम्ब गर्ल पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। मेरा दिल भी उलझन में है। इसे वास्तव में कैसे समझाया जाना चाहिए? बाइजू के विपरीत बॉम्ब सिस्टर, जिसकी तुलना उत्तर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ शिसान से की जाती थी, वह अच्छी तरह जानती थी कि लियू जियांगताओ के चिकित्सा कौशल कितने अद्भुत थे। हुआ शिसान, जिसने मौत की सजा जारी की थी, को लियू जियांगताओ ने केवल कुछ सुई चुभोकर ठीक कर दिया। तुलना करने में कोई बुराई नहीं है। अभी अभी हुआ शिसान ने लियू जियांगताओ द्वारा बाइजू का इलाज करने का वीडियो देखा और वह अचंभित होकर बाहर चला गया, मानो उसकी आत्मा चुरा ली गई हो। अंततः अभी भी इस बात से पूरी तरह से हैरान कि लियू जियांगताओ ने बाइजू को कैसे ठीक किया, हुआ शिसान एक बड़े पेड़ के नीचे एक भ्रमित भाव के साथ चला गया। अपनी मानसिक ऊर्जा को अत्यधिक केंद्रित रखते हुए उसने पेड़ के हिलने पर भी ध्यान नहीं दिया। यदि ऊपर से एक पेड़ की शाखा गिरकर हुआ शिसान के सिर पर न लगती तो ये बुरा बदमाश ऊपर भी नहीं देखता। हालांकि हुआ शिसान ने इस मौके पर कहा कि अगर उसे एक और मौका मिले तो वह कभी किसी और की तरफ नहीं देखेगा। उसने कहा कि अगर उसे कुछ करने का मौका मिले तो वह उस पेड़ की टहनी को जमीन में गाड़ देगा जिसे वह सीधा पकड़े हुए है। क्योंकि उसी क्षण उसने देखा कि बॉम्ब गर्ल अचानक खिड़की से बाहर कूद गई और सीधे बड़े पेड़ पर दूसरे आदमी की तरफ छलांग लगा दी। मनुष्य पेड़ों पर क्यों उगते हैं? क्या यह नहीं कहा जाता कि पेड़ केवल फल ही देते हैं? नहीं, यह कोई फलदार वृक्ष नहीं है, इस पर फल नहीं लगेंगे, मनुष्य पैदा करना तो दूर की बात है। जैसे ही हुआ शिसान इस बात पर विचार कर रहा था कि एक आदमी पेड़ पर क्यों उगता है और यह किस प्रकार का पेड़ है, शाखाएं अब 2 लोगों के वजन को सहन नहीं कर सकी और फिर वे दोनों नाटकीय ढंग से पेड़ से नीचे गिर गए। टकराना, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बम सिस्टर ने लियू जियांगताओ को गले लगाया, उसका चेहरा माफी से भरा था। जैसे ही वह गिरने वाली थी, लियू जियांगताओ ने सहज ही बॉम्ब गर्ल की कमर पकड़ ली और उसे अपनी बाहों में कस लिया। साथ ही उसने अपना शरीर एक तरफ कर लिया, उसे अपनी बाहों में सुरक्षित रखते हुए। तब बम गर्ल घायल नहीं हुई और लियू जियांगताओ भी नहीं गिरा। जहां तक हुआ शिसान का सवाल है, जिसे लियू जियांगताओ ने पकड़ रखा था, तो लियू जियांगताओ ने उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। हालांकि जब इस लड़के ने बॉम्ब गर्ल को देखा तो वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। अध्याय 98 आलिंगन। नाम बाय वे, आयु 27/140, खेती का स्तर, लड़ाकू ताकत, अरे साधना स्तर और युद्ध शक्ति दोनों ही प्रश्न चिन्ह है। ये कैसा अजीब ऑपरेशन है? सिस्टम, मुझे ये समझाओ। बीप बीप, प्रतिद्वंद्वी की साधना का स्तर और युद्ध शक्ति मेजबान से कहीं अधिक है, इसलिए इसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।
ध्यान दें, एक मध्यवर्ती स्तर का ओरिजिन आई मेजबान के स्तर से 10 छोटे स्तर नीचे तक जैविक जानकारी देख सकता है। 10 छोटे स्तर, आप ये क्यों नहीं कहते कि यह एक प्रमुख स्तर है? वाह, सिस्टर बॉम्ब तो कमाल की है। वो प्रसवोत्तर कल्टीवेटर है, तो उससे ऊपर का स्तर क्या है? मैंने शुरू में सोचा था कि इस प्रणाली के साथ और जीत कुन डो सीखने और मय थाई में निपुणता प्राप्त करने के बाद मैं आसानी से बॉम्ब गर्ल को हरा सकता हूँ, लेकिन हे, किसी की मुस्कुराहट तो मुंह बनाने जैसी लग रही थी। लियू जियांताओ की कठोर मुस्कान को देखकर बॉम्ब सिस्टर पूरी तरह से हतप्रभ रह गई। हे भगवान, क्या मैंने उसे इतनी जोर से लात मारी कि वह पागल हो गया? ये बिल्कुल संभव लगता है। यद्यपि वह आमतौर पर अपनी आक्रमण शक्ति को दबा देता है, फिर भी जब वह क्रोधित होता है तो वह अपनी शक्ति का अधिकतम 1% ही प्रयोग करता है। लेकिन इस बार उसने गलती से अपनी ताकत का 10वां हिस्सा इस्तेमाल कर दिया। इसका 10वां हिस्सा एक गाय को एक क्षण में मारने की शक्ति है। ताओ जी, ये बड़ी बहन बम गर्ल अवाक थी। अगर कोई और बाइजू को धमका रहा होता तो बॉम्ब सिस्टर इस पर विश्वास कर लेती, लेकिन इन वीडियो में हालांकि बाइजू हमेशा अकेली और बेहोश रहती थी, लियू जियांताओ हर बार कुछ भी गलत नहीं करता था। वह सचमुच विश्वास नहीं करेगी कि ऐसा कोई व्यक्ति घृणित या जानवर है। बहन, तुमने मुझे भी क्यों मारा? वाह, रोते हुए लियू जियांताओ ने बॉम्ब सिस्टर को कसकर गले लगा लिया और अपना चेहरा उसके उभरे हुए स्तनों में दबा लिया। उसके चेहरे पर मंत्रमुग्ध कर देने वाला स्पर्श महसूस करके लियू जियांताओ बहुत खुश हुआ। ये सच है कि वे कहते हैं कि जो पहिया चरमराता है उसे तेल मिलता है। अरे, मेरा मतलब है, जो आदमी रोता है उसे खांसी आती है। जहां तक सिस्टर बॉम्ब की बात है तो वह उस समय पूरी तरह से स्तब्ध रह गई जब लियू जियांताओ ने उसे गले लगाया। मेरा शरीर अकड़ गया है और मेरा दिमाग खाली है। मेरे मन में केवल एक ही विचार रह गया, उसने सचमुच मुझे गले लगा लिया। जैसे ही बॉम्ब सिस्टर अपनी स्तब्ध अवस्था से बाहर आई, उन्हें एक झुंझुनी सी अनुभूति हुई जो सुखद भी थी और कुछ हद तक असहज भी। विशेषकर उफनती लहरों से निकलने वाली गर्मी ने 27 साल की अविवाहित महिला सिस्टर बॉम्ब को पहली बार इस अनोखे एहसास का अनुभव कराया। लियू जियांताओ को देखते हुए, जो बॉम्ब सिस्टर को कसकर गले लगा रहा था, और फिर बॉम्ब सिस्टर को, जो अचंभित थी, हुआ शिसान कठिनाई से आगे बढ़ा। इस समय हुआ शिसान आंसू के कगार पर था। उसने ऐसा क्या किया कि उसे ये सब सहना पड़ा? पहले तो वो 2 लोगों के लिए बलि का बकरा बन गई। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस उसका एक पैर टूटा और उसकी ग्रीवा रीढ़ को थोड़ी चोट लगी। हालांकि ये गंभीर लग सकता है, लेकिन गुस्से में धधकती बम सिस्टर के सामने ये मामूली चोट कुछ भी नहीं थी। ये सही है, हुआ शिसान की राय में बॉम्ब गर्ल का प्रकोप बस कोने के आसपास ही हो सकता है, और उस विस्फोट की विनाशकारी शक्ति किसी परमाणु बम से कम नहीं है। उस समय हुआ शिसान ने व्यक्तिगत रूप से एक सैन्य क्षेत्र के बड़े अधिकारी के बेटे को बाई वेई के साथ उसकी सुंदरता के कारण छेड़खानी करते हुए देखा था, लेकिन बाई वेई ने उसे सैन्य क्षेत्र के गेट से लेकर सैन्य क्षेत्र मुख्यालय तक हर जगह पीटा था। हालांकि बाई वेई ने किसी को नहीं मारा, लेकिन हुआ शिसान ने गंभीर रूप से घायल सैनिकों की उचित देखभाल करने के लिए 100 घंटे से अधिक समय तक अथक परिश्रम किया। तब से किसी ने भी दोनों बाई बहनों को उकसाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों के बाद कोई एक ही समय में दोनों बाई बहनों को भड़काने की हिम्मत करेगा। एक ही समय में किसी को उकसाना, यह अविश्वसनीय है। उस क्षण हुआ शिसान ने यह भी कल्पना की कि लियू जियांताओ की मृत्यु कैसी होगी। ये टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन अगले ही पल हुआ शिसान पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। बाई वेई ने धीरे से हाथ बढ़ाया और धीरे से लियू जियांताओ की पीठ पर अपना हाथ रख दिया। उसने वास्तव में लियू जियांताओ को गले लगा लिया। ऊपर आकाश, नीचे धरती, ये दुनिया सही नहीं है। इस बम जैसी दिखने वाली महिला ने वास्तव में अपनी पहल पर एक आदमी को गले लगा लिया। मौके पर ही हुआ शिसान ने अपना फोन निकाला और लियू जियांताओ और बॉम्ब सिस्टर की तस्वीर खींच ली। क्लिक। एक पल में लियू जियांताओ और बॉम्ब गर्ल एक साथ घूम गए और बुरे आदमी हुआ शिसान को घूरने लगे। अरे यार, हमने तो तुम्हें तस्वीरें लेते हुए बर्दाश्त कर लिया। क्या इस तरह से ध्वनि चालू करना थोड़ा ज्यादा नहीं है? क्या आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर कोई जान सके कि आप तस्वीरें ले रहे हैं? ध्वनि होना एक बात है, लेकिन फ्लैश चालू करना क्या बकवास है? क्या आप हमारा पर्दाफाश करने जा रहे हैं? गल्प। हुआ शिसान ने मुश्किल से निगला और लियू जियांताओ को देखते हुए वह अवचेतन रूप से हकलाया। मास्टर, मालिक। लियू जियांताओ ने अवचेतन रूप से बाई वेई की ओर देखा और धीरे से पूछा, आपका प्रशिक्षु? बम सिस्टर ने हुआ शिसान की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि होठों पर मुस्कान के साथ लियू जियांताओ को देखा। क्या गले लगने पर ऐसा ही महसूस होता है? बहुत अच्छा। उस पल में लियू जियांताओ ने जाने नहीं दिया और सिस्टर बम ने यह भी भूलने का फैसला किया कि वह लियू जियांताओ को गले लगा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, मुस्कुराए और एक दूसरे की आंखों में देखा, मानो जिस हवा में वे सांस ले रहे थे उसमें भी एक दूसरे की खुशबू थी। मैं इतनी छोटी उम्र में इतने बुरे प्रशिक्षु को कैसे ले सकती हूँ? मुझे लाओजी बुलाओ। लियू जियांताओ ने हुआ शिसान को नजरअंदाज कर दिया और बस बम सिस्टर को धीरे से गले लगा लिया और तिरस्कारपूर्वक कहा, यह मेरे लिए नहीं था। मेरे जैसा सुंदर व्यक्ति ऐसे बदसूरत प्रशिक्षु को कैसे ले सकता है? अरे हाँ, वो शायद किसी और को बुला रहा है। चलो उसे परेशान मत करो। चलो ऊपर चलते हैं, मैं तुम्हारे चेहरे की चोट देख लूंगा। मैं आपकी बात सुनूंगा। ऊपर जाते समय भी 2 लोगों की नजरें एक दूसरे पर ही टिकी थी। ये देखकर हुआ शिसान को रोने का मन हुआ, लेकिन उसके पास आंसू नहीं बचे। अरे तुम दोनों, क्या तुम एम्बुलेंस बुला सकते हो? मैं घायल हूँ। गुरुजी, क्या अब आपको अपना प्रशिक्षु नहीं चाहिए? दादी, क्या आप भूल गईं? मैं आपकी औरत हूँ। हुआ शिसान चाहे जितना भी रोए और चिल्लाए, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज उन 2 लोगों के कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी। अंततः हुआ शिसान अपने टूटने के बिंदु पर पहुंचकर पूरी तरह से भड़क उठा। तुम दोनों घृणित जोड़े हो। मैं फुश। टकराना। एक पल में लियू जियांताओ ने महसूस किया कि उसकी बाहें खाली हो गई हैं, लेकिन एक पल में वे फिर से उसकी बाहों में मौजूद व्यक्ति द्वारा भर गईं। यदि लियू जियांताओ ने एक वायर्ड मार्शल आर्टिस्ट स्तर तक सफलता नहीं पाई होती, तो उसे ये भी पता नहीं चलता कि बम सिस्टर उसी क्षण चली गई थी। और हुआ शिसान को देखो, उसका फोन टूट गया है, उसकी आंखें काली हो गई हैं और उसके होंठ सॉसेज होठों की तरह सूज गए हैं। चलो ताओ जी, ऊपर चलें। मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाता हूँ। ठीक है, जो आप कहें। ताओ जी, यह मेरी बहन है, बैक्सुए। ठीक है, नमस्ते मिस बाई, अलविदा मिस बाई। बॉम्ब सिस्टर और लियू जियांताओ को अभी भी एक दूसरे को गहरे स्नेह से देखते हुए देखकर बाई जू पूरी तरह से अभिभूत हो गई।
क्या आप दोनों मेरा परिचय करा रहे हैं? बहन, तुम मेरा परिचय करा रही हो, तुम्हें कम से कम मेरी तरफ तो देखना चाहिए। और तुम, लियू जियांगताओ, मेरी बहन ने मुझे तुमसे मिलवाया था। हालांकि हम एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी तुम मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, है ना? तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। ये हेलो मिस बाई और अलविदा मिस बाई वाली बात क्या थी? यह एक हस्की के लिए बहुत भयानक बात है। हालांकि इससे बाइजू को कोई परेशानी नहीं हुई। बॉम्ब सिस्टर की इकलौती छोटी बहन होने के नाते बाइजू जानती थी कि उसे कैसे संभालना है। अभिनय में चुलबुला और प्यारा। अगले ही पल बाइजू ने प्यारी बनने का नाटक किया और एक चुलबुली आवाज में पुकारा, बहन, रोल, मैं प्रहार करूंगा। आज स्टार्टअप की स्थिति गलत क्यों है? बाइजू पूरी तरह से तबाह हो गई थी। भले ही सुंदर और आकर्षक दिखने की तरकीबें काम न करें, लेकिन विरोधाभास इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना? क्या मेरा आकर्षण कम हो गया है? ये सोचते हुए बाइजू ने एक प्यारी और आकर्षक अभिव्यक्ति के साथ लियू जियांगताओ को देखा और एक मधुर आवाज में कहा, भाई, दूर जाओ, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ। कम से कम उनमें अभी भी काफी आकर्षण है, खासकर पुरुषों के बीच जो उनकी सुंदरता से काफी मोहित हैं। निश्चित रूप से उसने सिस्टर बम से केवल एक शब्द कहा, लेकिन लियू जियांगताओ से 2 शब्द। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही बाइजू ने अपनी आंखें बंद की, ये सोचते हुए कि उस व्यभिचारी जोड़े को कैसे मार डाला जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं, उन लोगों की जोड़ी जो हर जगह अपने प्यार का दिखावा करते हैं, वो शर्मनाक जोड़ी जो अविवाहित महिलाओं के सामने खुलेआम अपना स्नेह प्रदर्शित करती है। एक प्यारी सी आवाज गूंजी, चाचा, मैंने सभी बच्चों को बुलाया है, कृपया आकर हमें एक्यूपंक्चर दीजिए। मुझे यकीन है कि इस बार आपको मजा आएगा। टकराना। लियू जियांगताओ फिर से उड़कर दीवार पर आसानी से लटक गया। अंकल, क्या आप बैटमैन हैं? बैटमैन। लियू जियांगताओ की आंखों में आंसू आ गए। क्या आपने कभी इतना सुंदर बैटमैन देखा है? नहीं। क्या आपने कभी बैटमैन को इस तरह से परेशान होते देखा है? चाचा को 2 औरतों ने धमकाया। मेरे चेहरे पर जूते का निशान देखो। लेकिन क्या आप ऐसा कह सकते हैं? हाँ, अंकल बैटमैन है, वह थोड़ी देर में आपके अंदर के बुरे लोगों से छुटकारा पाने में आपकी मदद करेंगे। ये कहते हुए लियू जियांगताओ ने खुद को दीवार से हटा लिया। अरे यार, मुझे लगा कि मैं बहुत बढ़िया हूँ और बॉम्ब गर्ल से आसानी से निपट सकता हूँ। लेकिन असल में जिन्हें पिटना था उन्हें पीटा गया और जिन्हें दीवार पर लटकाया जाना था उन्हें भी दीवार पर लटका दिया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि बॉम्ब गर्ल ने अपनी ताकत का 1% इस्तेमाल किया या 10वां हिस्सा। किसी भी स्थिति में अंतिम परिणाम अपरिवर्तित रहा। ठीक है अंकल, कृपया जल्दी कीजिए और हमें एक्यूपंक्चर दीजिए। नन्ही नन्नन ने कहा कि अंकल द्वारा एक्यूपंक्चर दिए जाने के बाद उसे बहुत आराम महसूस होता है। एक्यूपंक्चर के बाद मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बम सिस्टर पूरी तरह से तबाह हो गई और आखिरकार समझ गई कि बाइजू ने लियू जियांगताओ को बदमाश क्यों कहा। यदि मुझे लियू जियांगताओ के व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं होता और यह नहीं पता होता कि उनसे अभी तक निपटा नहीं गया है, तो शायद मैं भी गलत समझ लेता। बेशक इसके लिए पूरी तरह से लियू जियांगताओ को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि आजकल के बच्चे बहुत ही अद्भुत हैं। क्या ये कहना उचित है? लेकिन अगले ही पल बॉम्ब गर्ल को समझ आ गया कि ये बच्चे ऐसा क्यों कह रहे थे। मुझे और भी अधिक दृढ़ता से महसूस हुआ कि लियू जियांगताओ को पहले लात मारना पूरी तरह से इसके लायक था। उसने कई संभावनाओं पर विचार किया, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि असली अपराधी वास्तव में लियू जियांगताओ था। ये प्रतीत होता है कि हानिरहित बदमाश। अध्याय 99 सभी पक्षों की प्रतिक्रियाएं। लड़कियों, ठीक से लेट जाओ। चिंता मत करो, अंकल बहुत ही नरमी से काम लेंगे। मैं वादा करता हूं कि दर्द नहीं होगा। बोलते समय लियू जियांगताओ ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटी पहली छोटी लड़की की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराए और एक खौफनाक चाचा की तरह कहा जो एक छोटी लड़की को कैंडी से लुभाने की कोशिश कर रहा था, छोटी बहन, मैं वादा करता हूं कि जब मैं ये करूंगा तो बहुत ही कोमल रहूंगा। ऐसा कहने के बाद लियू जियांगताओ ने एक चांदी की सुई निकाली जो आधा फुट लंबी थी और उसे छोटी लड़की के सामने रखा, जिससे वह डर से कांप उठी। चाचा, ये बहुत लंबा है, मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो चाचा, इसे पूरी तरह से अंदर नहीं डालेंगे, केवल एक छोटा सा हिस्सा ही डालेंगे। डॉट डॉट डॉट। लियू जियांगताओ के अश्लील शब्दों को सुनकर और लियू जियांगताओ को पवित्र भाव से देखते हुए जब उसने नाड़ी देखी और फिर सुई डाली, तो हुआ शिशांत, जिसकी त्वचा शहर की दीवार से भी मोटी थी, भी अपना चेहरा ढकने से खुद को नहीं रोक सका। अरे यार, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता। यदि आप केवल आवाज सुनते हैं तो न केवल बाइजू बल्कि यह बूढ़ा व्यक्ति भी, जिसका शरीर का अधिकांश भाग जमीन में दबा हुआ है, गलत समझ लेगा। हे भगवान, आजकल युवा लोग कितनी अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं। चून की बीमारी ठीक करने का काम पूरा हो चुका है, लियू जियांगताओ को अब सीधे बीमारी ठीक करने का डर नहीं है। इसलिए वह दूसरे पक्ष की बीमारी का निदान करने और सबसे उपयुक्त उपचार खोजने के लिए केवल अपने चिकित्सा कौशल पर भरोसा कर सकते हैं। पश्चिमी चिकित्सा के विपरीत पारंपरिक चीनी चिकित्सा वास्तव में बहुत सस्ती है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग अभी भी अतिरिक्त उपचार लागत वहन करने में सक्षम नहीं है। अंत में लियू जियांगताओ के पास सोने का मुखौटा निकालने का नाटक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने अपने तीसरे भाई को फोन करके प्राचीन वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए लोगों को बुलाने के लिए कहा। बेशक पैसा जरूरी है। तीसरे भाई द्वारा 5 मिलियन चांदी के डॉलर छोड़ने और सोने के मुखौटे के साथ नीलामी घर में लौटने के बाद ओल्ड मास्टर झेंग एक बार फिर बेहोश होने, पुनर्जीवित होने और फिर से बेहोश होने की प्रक्रिया से गुजरा, इससे पहले कि वह धीरे धीरे जागता और सोने के मुखौटे को अपनी बाहों में जकड़ लेता। यद्यपि वह प्राचीन कलाकृतियों के मूल्यांकन में केवल एक घरेलू विशेषज्ञ है, फिर भी उन्हें विदेशों की प्राचीन संस्कृतियों का कुछ ज्ञान है। इसलिए यहाँ तक कि उनके जैसा कोई नौसिखिया भी सुनहरे मुखौटे की असाधारण प्रकृति को तुरंत पहचान सकता था। 3 घंटे के आपातकालीन माप के बाद इस चीज का अनुमानित स्थान निर्धारित किया गया। ये लगभग 4000 साल पहले फिरौन के राज्य के राजा का था। उन्होंने तो उस पर 11वें फिरौन का चिन्ह भी पाया। 4000 वर्ष पुराना एक स्वर्ण मुखौटा, और यह स्वर्ण मुखौटा इतनी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। झेंग जाइवांग ने तुरंत ही फैसला कर लिया, ऐसा खजाना निकालने वाले को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। संयोग से वह बच्चा मरीज के इलाज के लिए पैसे जुटा रहा है, तो चलो 45 मिलियन निकालकर उसे पहले वाले 5 मिलियन में मिलाकर 50 मिलियन कर देते हैं। 50 करोड़। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। हालांकि जब विशेषज्ञों ने झेंग जाइवांग के चेहरे पर भयावह मुस्कान देखी, तो सभी को अंदाजा हो गया कि कोई न कोई तो बिल जरूर चुकाएगा। जल्द ही खबर फैल गई कि एक नीलामी घर ने प्राचीन फराव साम्राज्य का 4000 साल पुराना सोने का मुखौटा हासिल करने के लिए $5 करोड़ चांदी खर्च कर दिए हैं।
लियू जियांगताओ को नहीं पता था कि इस बीच क्या हुआ, लेकिन उसे पता था कि लाओ सान का लड़कियों को उठाने पर खर्च $5 लाख से बढ़कर $10 लाख प्रति वर्ष हो गया था। और झेंग जाइवांग की स्थिति भी पदोन्नत की गई। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन फिरौन साम्राज्य ने सीधे तौर पर खुद को पूर्व के सबसे रहस्यमय देश के साथ पारस्परिक सहायता का एक मित्र राष्ट्र घोषित किया था। एक सप्ताह के भीतर प्राचीन फराओ साम्राज्य से जुड़े 37 देशों ने घोषणा की कि वे पूर्व के सबसे रहस्यमय देश के साथ व्यापक व्यापार करेंगे, जिसमें हथियारों से लेकर ऊर्जा तक सब कुछ शामिल होगा। इसमें यह भी कहा गया कि 38 देशों के लिए टैरिफ पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे, जिनमें पूर्व के सबसे रहस्यमय देश और प्राचीन फिरौन का साम्राज्य भी शामिल है। बेशक इनमें से किसी का भी लियू जियांगताओ से कोई लेना देना नहीं है। $5 मिलियन प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत अपना बैंक कार्ड सिस्टर बॉम्ब की ओर फेंक दिया और उससे दवा लाने के लिए किसी का प्रबंध करने को कहा। और इसलिए लियू जियांगताओ झेंझाओ म्युनिसिपल अस्पताल के क्रिटिकल केयर वार्ड भवन के प्रवेश द्वार पर बैठे एक के बाद एक गंभीर रूप से बीमार रोगियों का इलाज कर रहे थे। हालांकि बीमारियों को ठीक करने का कीड़ा अब नहीं रहा, लेकिन लियू जियांगताओ की पारंपरिक चीनी चिकित्सा कला अब भी मास्टर स्तर की है, जो हुआन फेहोंग से कहीं आगे है। सीधे शब्दों में कहें तो इस समय लियू जियांगताओ की तुलना कुछ मामलों में प्राचीन काल के प्रसिद्ध चिकित्सकों से की जा सकती है। एकमात्र अंतर यह हो सकता है कि इस व्यक्ति की सभी तकनीकें अधूरी हैं, या वे कुछ एक्यूपंक्चर तकनीकें हैं जिन्हें आधुनिक लोगों ने संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जो बहुत प्रभावी नहीं है। एकमात्र एक्यूपंक्चर तकनीक जिसमें मैंने महारत हासिल की है कायाकल्प सुई प्रभावशीलता के मामले में औसत ही रही है। फिर भी लियू जियांगताओ द्वारा इलाज किए गए सभी लोग इस आदमी को अविश्वास से देखते रहे, जो एक महिला की तरह दिखता था। किसी मेडिकल रिकॉर्ड या एक्सरे की आवश्यकता नहीं है, रोगी की बीमारी की पहचान करने के लिए एक नजर ही पर्याप्त है। अधिक से अधिक ये सिर्फ नाड़ी लेने जैसा है। जिन मरीजों की हालत उतनी गंभीर नहीं होती जितनी कल्पना की जाती है, उनके लिए लियू जियांगताओ सबसे प्रामाणिक चीनी दवा का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि वे खुद इसका भुगतान करते हैं, इसलिए लियू जियांगताओ बहुत उदार हैं और सभी मरीजों के लिए सबसे उपयुक्त दवा का इस्तेमाल करते हैं। गंभीर स्थिति वाले मरीजों में कुछ सुइयां सीधे डाली गई और मरीज की हालत में तुरंत सुधार हुआ। लियू जियांगताओ को प्रवेश द्वार पर बैठे मरीजों का इलाज चिकित्सा के देवता की तरह करते हुए देखकर बाइजू अपने प्रशंसकों के साथ साझा करने के लिए एक लाइव स्ट्रीम शुरू करने से खुद को रोक नहीं सकी। पूरी प्रक्रिया के दौरान बाइजू ने केवल एक वाक्य कहा, दोस्तों, इस आदमी ने मेरे गले की खराश ठीक कर दी। जी हाँ, ये जेमस्टोन रो हैं जो यूं ही रत्नों को इधर उधर उछालते रहते हैं। जेमस्टोन रो इस समय झेंझाओ सिटी हॉस्पिटल में गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अगर आपके परिवार में कोई बीमार है और आप झेंझाओ सिटी हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं रहते, तो आप आकर जेमस्टोन रो से अपना इलाज करवा सकते हैं। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जेमस्टोन रो का चिकित्सा कौशल विश्वस्तरीय है। जेम ब्रो कब डॉक्टर बन गया? क्या जेम ब्रो सचमुच इतना शानदार है? वह इतना अमीर है और उसे मेडिसिन का भी ज्ञान है? नहीं, क्या सबका ध्यान बाइजू पर नहीं होना चाहिए? वैसे उसकी आवाज ठीक हो गई है। यहाँ से चले जाओ ऊपर वाले। वैसे क्या जेम ब्रो का इलाज महंगा है? वो सिर्फ रत्नों के पैसे तो नहीं लेता है ना? समान प्रश्न एक जोड़ें। कुछ दर्जन सेकंड बाद एक हिमकण ने संदेश भेजा, वाह, जेम ब्रो सच में भगवान है। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि मेरी बीमारी मेरे फेफड़ों में है। जहां तक रिपोर्ट में ये लिखा था कि मुझे दिल की बीमारी है, जेम ब्रो ने बड़ा ही दबंग जवाब दिया, इन बेवकूफों पर यकीन मत करो। ये पैसे के लालची कमीने हैं जिन्हें जमीर की परवाह नहीं। मरने के बाद ये नर्क में जाएंगे। तुम इन पर यकीन क्यों करोगे? इस संदेश के भेजे जाने के बाद पूरी स्क्रीन बंद हो गई। 1 मिनट के भीतर एक भी व्यक्ति ने संदेश पोस्ट नहीं किया। ये भयानक सन्नाटा, लेकिन 1 सेकंड बाद ही लाइव स्ट्रीम चैट उत्साह से भर गई। लानत है, मैं जेम ब्रो की रक्षा करने जा रहा हूँ। अगर कोई इतना स्पष्ट सच कहने की हिम्मत करता है तो कोई ना कोई जेम ब्रो को जरूर मार देगा। जेम प्रिंस को मारने की हिम्मत, लानत है, मैं झेंझाओ अस्पताल जा रहा हूँ। स्नो व्हाइट नाइट्स कहाँ है? जेम प्रिंस की रक्षा करने का समय आ गया है। रत्न राजकुमार की रक्षा करो, रत्न राजकुमार की रक्षा करो। बर्फ के टुकड़े उबल रहे हैं। बेशक झेंझाओ नगर अस्पताल के नेता और भी अधिक उत्साहित थे। अरे यार, तुम मेरे आईसीयू भवन के प्रवेश द्वार पर बैठे हो और तुम ये कहने की हिम्मत भी करते हो कि हम सब मूर्ख हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मरने पर हम सब नरक में जाएंगे। बकवास, तुम अपने आप को क्या समझते हो बच्चे? क्या वे नहीं जानते कि यह कानून के शासन द्वारा शासित समाज है? फिर डीन ने एक फोन कॉल किया, थोड़ी देर तक अपने फोन के साथ छेड़छाड़ की और फिर एक टेक्स्ट संदेश आया, एक गुमनाम बैंक खाते से 50,000 युआन गायब हो गए थे। स्नोफ्लेक्स और अस्पताल ही एकमात्र लोग नहीं थे जो ये सब देख रहे थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अन्य लोग भी थे, अन्य लोग जो लियू जियांगताओ पर नजर रखे हुए थे। तियानक्सिन गार्डन समुदाय के विला नंबर 11 में ओल्ड मास्टर लियू ने एक फोन कॉल किया और उनके 2 बेटे लियू मिंग और लियू चोंग तुरंत उनके पोते में बदल गए। बूढ़े मास्टर लियू ने केवल एक ही बात कही, जो कोई भी मेरे दामाद पर उंगली उठाने की हिम्मत करता है, तुम उसके हाथ काट दो। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो मुझे बताओ और मैं किसी को खोजने के लिए स्वास्थ्य रिजॉर्ट जाऊंगा। 3 मिनट बाद झेंझाओ बिजनेस एलायंस ने लियू जियांगताओ के अपने चिकित्सा उपचार के लिए दान देने के कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए 10 मिलियन युआन का दान दिया। 5 मिनट बाद झेंझाओ पुलिस विभाग ने बड़ी संख्या में अधिकारियों को झेंझाओ अस्पताल भेज दिया। इसी प्रकार झेंझाओ ज्वेलरी एसोसिएशन, जो आभूषण प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा था, ने अपना सारा काम स्थगित कर दिया और सभी उपलब्ध चैनलों को एक बयान जारी किया। लियू जियांगताओ के पास झेंझाओ ज्वेलरी एसोसिएशन का एक काला कार्ड है। जो कोई भी लियू जियांगताओ पर हाथ डालने की हिम्मत करता है, वह झेंझाओ ज्वेलरी एसोसिएशन को चुनौती देने के बराबर है और एसोसिएशन हर कीमत पर जवाबी कार्रवाई करेगा। इस बीच झेंझाओ ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष किंग यू लियू जियांगताओ के स्व वित्तपोषित चिकित्सा उपचार में शामिल होने के लिए 10 मिलियन युआन के साथ सीधे झेंझाओ अस्पताल पहुंचे। बीजिंग में प्राचीन संस्कृति संस्थान में झेंग ज़ेवांग और पुराने विद्वानों के एक समूह, मेरा मतलब पुराने विशेषज्ञों से है, को तुरंत महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जिस तरह से यह बच्चा खेल रहा है, कोई उसके खिलाफ कदम उठा सकता है। नहीं, ये सिर्फ संभावना नहीं है, ये निश्चित है कि कोई ना कोई ऐसा करेगा और वह व्यक्ति निश्चित रूप से झेंझाओ नगर अस्पताल से संबद्ध होगा। क्या वहां कोई अन्य लोग भी हैं? क्या ये भी एक प्रश्न है?
बिना किसी शक्तिशाली समर्थक या राक्षस राजा के समर्थन के ये लड़का इतना अहंकारी कैसे हो सकता है। फिर झेंग जाइवांग और पुराने विद्वानों के एक समूह ने ओल्ड मास्टर बाई पर दबाव बनाने के लिए सेना में शामिल हो गए और कोशिश की कि सेना हस्तक्षेप करे और उन्हें बचा ले। लेकिन इन लोगों की शिकायतें और मांगे सुनने के बाद दूसरी तरफ बूढ़े मास्टर बाई ने कुछ नहीं कहा, केवल एक वाक्य कहा, वह मेरी पोती का पति है। हाँ, पोता दामाद। ये बच्चा कब उस बूढ़े कमीने बाई यानवांग का पोता दामाद बन गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही अपमानजनक है। फिर कुछ लोगों ने फोन किया और एक ट्रक भरकर डुरियन मंगवाए गए। भुने हुए डुरियन की खोई हुई खुशबू पूरे शोध संस्थान में फैल गई। इस बीच झेंझौ के सबसे करीबी सैन्य कमांडर सीधे एक ऐसी कंपनी में आ गए जो पहले सेना से संबंधित थी, लेकिन अब उसके पास सैन्य रैंक नहीं थी। ये कंपनी पूर्व गुमनाम नायकों से भरी है जो विभिन्न कारणों से सेना नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन सीधे सेना में भी शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद ये कंपनी पूरे सैन्य क्षेत्र का शिखर है। सैनिकों का महान राजा एक बार यहाँ पहुंचकर केवल आज्ञाकारी ढंग से बर्तन धो सकता था, अन्यथा कोई भी अनजान व्यक्ति सैनिकों के महान राजा को पल भर में सबक सिखा सकता था। इन लोगों के कोई नाम नहीं है, केवल कोड नाम है। खूनी ब्लेड। अध्याय 100। एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करें। ओह, उस शापित झोलाछाप डॉक्टर ने मेरे बच्चे को मार डाला। रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। इस झोलाछाप डॉक्टर से भिड़ने से मेरा रास्ता मत रोको। जैसे ही लियू जियांगताओ बच्चों से चांदी की सुइयां निकाल रहे थे और बुजुर्गों के अगले समूह को एक्यूपंक्चर देने की तैयारी कर रहे थे, 3 हटे कट्टे आदमी बाहर से शोर मचाते हुए अंदर आए। बलवान व्यक्ति द्वारा उठाया जा रहा बच्चा पीला पड़ गया था और लगभग मृत सा लग रहा था। ये देखकर सभी लोग सहज ही रास्ता साफ करने के लिए कुछ कदम पीछे हट गए। खतरनाक भीड़ को देखकर लियू जियांगताओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इस तरह से जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये सचमुच मूर्खतापूर्ण है। इस तरह की चाल का इस्तेमाल उपन्यासों में अनगिनत बार किया गया है। या तो एक पीले चेहरे वाले बच्चे को ढूंढो जो रोगी होने का नाटक करे, या फिर एक वास्तविक रोगी को ढूंढो जो नायक के लिए परेशानी पैदा करे। और चाहे कुछ भी हो जाए, नायक को रोगी के करीब जाने की अनुमति नहीं है। एकमात्र विकल्प है कि नायक को पैसे दिए जाए या उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाए। लियू जियांगताओ खुद को नायक नहीं मानते थे, न ही उन्हें पहले दूसरे पक्ष को मौजमस्ती करने देने और फिर पलटकर किसी उपन्यास के नायक की तरह उनके मुंह पर तमाचा मारने की आदत थी। रोते हुए दौड़ते हुए आ रहे 3 हटे कट्टे आदमियों को देखकर लियू जियांगताओ एक कदम आगे बढ़े और उन तीनों लोगों पर नजर डाली। नहीं, ठीक कहें तो वे 4 लोग थे। सामने वाला गंजा मोटा आदमी धूप का चश्मा पहने हुए वांग हाओ 1.7 मीटर लंबा और 180 पाउंड वजन का था। वह सोच रहा था कि बाद में वह और कितने पैसे ऐंठ सकता है। कम से कम 50,000। फैटी वांग हाओ के पीछे चल रहे 2 गुर्गे जुड़वा थे, लियू वेनबिन और लियू वुबिन। दोनों भाई 19 साल के हैं। दोनों की लंबाई 1.8 मीटर और वजन 200 किलोग्राम है। थोड़ा ज्यादा शांत स्वभाव वाला बड़ा भाई लियू वेनबिन सोच रहा था कि अगर उसने बच्चे को पीट कर मार डाला तो उसे कितने साल की सजा होगी। लियू वुबिन के विचार सरल थे। उसने सोचा कि पैसे मिलने के बाद वह अपनी भाभी के लिए क्या खरीदेगा। ये बच्चा बहुत जटिल लगता है। लियू वुबिन को देखते ही लियू जियांगताओ ने तुरंत स्वर्गीय रोना शास्त्र को सक्रिय कर दिया। एक पल में लियू वुबिन लियू जियांगताओ के सामने पूरी तरह से असहाय हो गया। 19 साल की उम्र में उसने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और अपने बड़े भाई लियू वेनबिन के साथ घूमने लगा। 15 साल की उम्र में उसने एक छोटी बच्ची की अकेली मां को धमकाने के लिए उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसे भेड़ियों के खाने के लिए पहाड़ों में फेंक दिया। उस छोटी बच्ची को भी दोनों भाइयों ने अपनी भूख मिटाने के बाद मार डाला। उसके बाद वह वांग हाओ के पीछे पड़ गया। लियू वेनबिन को अपने पक्ष में करने के लिए वांग हाओ ने लियू वेनबिन को वह लड़की दे दी जिससे वह उब गया था, जिसके लिए लियू वेनबिन बहुत आभारी था। इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से कई काम किए और वांग हाओ के लिए कड़ी मेहनत की। लियू वेनबिन के घर से दूर रहने के दौरान लियू वुबिन अक्सर अपनी भाभी की देखभाल करते थे और समय के साथ चीजें गड़बड़ हो गई। जहां तक लियू भाइयों लियू वेनबिन और लियू वुबिन द्वारा उठाए जा रहे छोटे लड़के की बात है, तो पीले चेहरे वाले लड़के को भी लियू जियांगताओ ने नहीं बख्शा। यदि दूसरा व्यक्ति बीमारी का नाटक कर रहा है तो वह ये सुनिश्चित कर लेगा कि वह बच्चा जीवन भर बीमारी से ग्रस्त रहे। हालांकि एक त्वरित गणना के बाद लियू जियांगताओ अब अपने दिल में हत्या के इरादे को नियंत्रित नहीं कर सका। ये छोटा लड़का, ये 7 साल का लड़का हानजिन बिल्कुल भी प्रचारक नहीं था जैसा उसने सोचा था। बेशक वह छोटा लड़का बीमार नहीं था। अभी 1 घंटा पहले ये छोटा सा बच्चा एक स्वस्थ प्राथमिक विद्यालय का छात्र था, लेकिन उसी घंटे इन 3 लोगों ने हानजिन को जबरदस्ती कार में बिठाया और फिर बेरहमी से पीटा। बेशक ये मारपीट उसके दिल, जिगर और यहाँ तक कि गुर्दों पर भी पड़ी थी। इन स्थानों को पहचानना आसान नहीं है और ये आसानी से झूठी मौत का कारण बन सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अब वह छोटा लड़का दिखता है। एक गहरी सांस लेते हुए लियू जियांगताओ ने अपनी नजर फिर से वांग हाओ पर केंद्रित की। उसकी बर्फीली नजर ने वांग हाओ की त्वचा को सिहरन पैदा कर दी। लेकिन हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? वांग हाओ बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। यह एक अस्पताल है, डीन झू बिंगली का क्षेत्र है और जो व्यक्ति लियू जियांगताओ से निपटना चाहता है वह कोई और नहीं बल्कि डीन झू है। इसलिए जब वांग हाओ ने लियू जियांगताओ की गुस्से भरी आंखें देखीं तो वह क्षण भर के लिए भयभीत हो गया, लेकिन उस डर की जगह जल्द ही उत्साह ने ले ली। विरोध करो, विरोध करो। जितना विरोध करोगे मुझे उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। कल आप सूर्योदय देख पाएंगे या नहीं, ये पूरी तरह से एक अलग मामला है। क्रोधित लियू जियांगताओ को देखकर वांग हाओ अपने पिछले शिकार के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया, जो भी अस्पताल में उपद्रव मचाने आया था और उसके पास कथित तौर पर इस बात के सबूत थे कि अस्पताल निदेशक ने मानव जीवन की अवहेलना की थी। लेकिन तो क्या, पूर्ण सेवा पैकेज के लिए 100,000 युआन। तो क्या हुआ अगर आप वकील हैं? कानून के बारे में क्या? उसे पैसों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जूनियर वकील शुरू में सबूत पेश करने के लिए तैयार नहीं था और उसने डीन को धमकी भी दी कि अगर उसे कुछ हुआ तो सबूत ऑनलाइन प्रकाशित कर दिए जाएंगे। वह बेचारा बच्चा, क्या वह सचमुच सोचता था कि यह समाज इतना निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हम गैंगस्टरों के पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं है? तुम सबूत देने को तैयार नहीं हो, है ना? अगर तुम दे भी दोगे तो भी मैं नहीं चाहूंगा। इसके बाद वांग हाओ ने वकील की पत्नी और 5 साल की बेटी को बांधने के लिए 1 दर्जन से अधिक लोगों को काम पर रखा और फिर वकील के सामने उसने उसकी पत्नी और बेटी के साथ बार बार बलात्कार किया। अंततः वकील की पत्नी टूट गई और उसने उसे सारी बात बता दी, लेकिन इससे क्या फायदा हुआ?
अंततः साक्ष्य नष्ट कर दिए गए और डीन सुरक्षित है। जहां तक वकील के परिवार का सवाल है, ऐसे गरीब और शक्तिहीन व्यक्ति की कौन परवाह करेगा। इसलिए जब लियू जियांगताओ ने उसकी ओर देखा तो वांग हाओ भी लियू जियांगताओ के बगल में बम सिस्टर को देख रहा था और बाइजू भी कुछ ही दूरी पर थी। ये दोनों बहनें एक जैसी दिखती हैं और इतनी खूबसूरत हैं कि वांग हाओ ने भी सोचना शुरू कर दिया कि उनके साथ कैसे व्यवहार किया जाए। कोर्ट डेथ। जिस क्षण वांग हाओ ने अकथनीय चीजों के बारे में सोचना शुरू किया, लियू जियांगताओ तुरंत समझ गया कि वह क्या सोच रहा था। असल में लियू जियांगताओ बस इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था और उन्हें बुरे लोगों की मदद करने की कीमत समझाना चाहता था, लेकिन अब उसे इसका पछतावा है। उन तीनों को मरना ही होगा। वांग हाओ, हाँ, गंजा मोटा आदमी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अरे, ये बच्चा मेरा नाम कैसे जानता है? तुम मरने के लायक हो। झींगा, क्या मेरी मृत्यु होने वाली है? अरे बाप रे, स्क्रिप्ट में कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये संभव है कि मैं सचमुच इस बच्चे को जानता हूँ? क्या उन्होंने इस बच्चे को ब्लैकमेल भी किया? ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं इससे परिचित नहीं हूँ। झेंगझो के निवासी वांग हाओ 35 साल के हैं। वे शादीशुदा हैं लेकिन विधुर हैं। उनकी पत्नी की मौत रसोई में चाकू से किए गए हमले में हुई थी और उन्हें एक शार्क ने निगल लिया था। क्या तुरंत वांग हाओ को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है? ये बच्चा ये जानकारी कैसे जान सकता है? उस समय उस कुतिया ने उसे हत्या करते हुए पकड़ लिया था और वास्तव में चिल्लाने की हिम्मत की थी कि वह पुलिस को बुलाने जा रही है। पुलिस को बुलाओ, कमीने। फिर उसने मौका पाकर उस दुष्ट स्त्री को एक ही वार में मार डाला, फिर उसे नाव पर बिठाकर समुद्र में फेंक दिया। ... जैसे ही वांग हाओ सदमे में था, लियू जियांगताओ ने अपने दाहिने अंगूठे के पोरों से उसकी अन्य 4 उंगलियों के जोड़ों को तेजी से दबाया। वांग हाओ को गौर से देखते हुए और ठंडे स्वर में कहा। अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद उसने अपनी निर्दयता का फायदा उठाकर झेंगझोउ में हत्याएं की। 2012 में उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और 3 सोने की ईंटों के लिए विस्फोट का नाटक किया। 2013 में उन्होंने डेवलपर्स को वहां से हटे हुए निवासियों को भगाने में सहायता की, जिससे 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए और विकलांग हो गए। 2017 से उसे विभिन्न बड़े लोगों द्वारा पैसे के लिए लोगों को मारने और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए काम पर रखा गया था। आज तक उन्होंने एक युवा वकील और उसके 3 सदस्यीय परिवार का अपमान किया और उनकी हत्या कर दी, उनके शवों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और नियॉन रोशनी के नीचे दफना दिया। उसने एक बार में नशे में धुत 3 महिलाओं का अपमान किया और उनकी हत्या कर दी तथा उनके शवों को 3 स्थानों पर फेंक दिया। पुलिस स्टेशन से 300 मीटर पूर्व में एक बगीचे में, स्टेशन से 500 मीटर पश्चिम में एक भूमिगत जलाशय में तथा स्टेशन से 300 मीटर उत्तर में लवज नदी के किनारे लगे विलु वृक्षों के नीचे। क्या शुरुआत में दर्शकों को लियू जियांगताओ की बातों पर कुछ संदेह हुआ, लेकिन वांग हाओ की अभिव्यक्ति को देखकर जैसे कि उन्होंने एक भूत देखा हो, हर कोई अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। अरे, ये बच्चा तो बहुत भयानक है। बस अपनी उंगलियों को कुछ बार चुटकी बजाकर आप वास्तव में ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने कितने बुरे काम किए हैं। ... जहां तक वांग हाओ का प्रश्न है, वह तो बहुत पहले ही अपने वर्तमान मिशन के बारे में भूल चुका था। वो बस भागना चाहता था, जितना संभव हो सके उतना दूर भागना चाहता था और बेहतर होगा कि वह इस भयानक आदमी को फिर कभी न देखे। यद्यपि उसने लोगों को मारने, पुलिस स्टेशन के आसपास शवों को दफनाने और यहां तक कि पुलिस को उकसाने का साहस किया, लेकिन ये सब इस आधार पर किया गया था कि उसका अपना जीवन सुरक्षित था। उसे लगता था कि उसके किए बुरे कामों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए वह इतना लापरवाह था। लेकिन एक बार जब उसकी पोल खुल गई, तो उसकी तथाकथित अद्भुतता, उसकी तथाकथित वीरता, लड़ने और मारने का उसका सारा साहस और उसका सारा तिरस्कार सब बकवास साबित हुआ। वांग हाओ चीखा और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, लियू जियांगताओ उसके पीछे आया, अपने दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली और हल्की सी हरकत के साथ स्नैप, लियू जियांगताओ ने शांतिपूर्वक दूसरे व्यक्ति की ग्रीवा रीढ़ को विस्थापित कर दिया। भले ही व्यक्ति मरा ना हो, फिर भी उसका जीवन इसी तरह समाप्त होता है। वांग हाओ को अपन देखकर सभी को लियू जियांगताओ पर दया आ गई। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए अपना भविष्य बर्बाद करना उचित नहीं है। वह नीचे झुका, दूसरे आदमी के हाथ पकड़े और उन्हें जोर से हिलाया। कड़कड़ाहट की आवाज के साथ वांग हाओ के सारे जोड़ उखड़ गए। गल्प, लियू जियांगताओ को देखने का हर किसी का नजरिया बदल गया। कुछ उत्साही युवा तो उनके शिष्य बनने के लिए आगे आए। टेंडन डिसलोकेटिंग और बोन स्प्लिटिंग तकनीक एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। पहले तो मैंने सोचा कि यह किसी उपन्यास में लिखी बात है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा वास्तविक जीवन में घटित होगा। जहां तक लियू जियांगताओ का सवाल है, वह मुड़ा और चला गया। बेशक ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगा होगा, लेकिन सिस्टर बम ने देख लिया। जैसे ही लियू जियांगताओ खड़ा हुआ, एक चांदी की सुई तेजी से वांग हाओ के नाजुक बिंदु में घुस गई। जहां तक इन 2 लोगों, लियू विनबिन और लियू वुबिन की बात है, उन्होंने एक साथ मिलकर एक मां और बेटी का बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी और उनके शवों को जुशी पर्वत की तलहटी में दफना दिया। फिर वे वांग हाओ के साथ मिलकर उन लोगों की हत्या में शामिल हो गए। जैसे ही उसने यह बात कही, लियू जियांगताओ ने पुलिस अधिकारियों की ओर देखा जो कुछ ही दूरी से उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। ये तीनों आदमी, गंजे वाले का नाम वांग हाओ है और जुड़वा बच्चों का नाम लियू विनबिन और लियू वुबिन है, सभी हत्यारे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शव कहां छिपाया गया था। घटनास्थल पर बहुत सारे वीडियो फुटेज हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। ये कहकर लियू जियांगताओ छोटे लड़के हान जिन के पास गया और चांदी की सुइयां तेजी से चमक उठी। पलक झपकते ही हान जिन की छाती पर कायाकल्प करने वाली सुइयां प्रकट हो गईं। बेशक लियू जियांगताओ ने भी चुपके से एक उपचार इंजेक्शन लगाया जब कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। जब लियू जियांगताओ ने ये सब कर लिया, तो एक पुलिसकर्मी ने उन्हें गंभीर सलामी दी और ऊंची आवाज में कहा, श्री लियू, कृपया निश्चिंत रहें कि इन तीनों हत्यारों को कानून द्वारा निश्चित रूप से सजा मिलेगी। कृपया निश्चिंत रहें और कृपया सभी निश्चिंत रहें। न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन ये कभी नहीं होगा। यदि संभव हो तो मैं उन शब्दों को फिर कभी नहीं सुनना चाहता। लियू जियांगताओ ने पुलिसकर्मी की ओर देखा और एक एक शब्द कहा। कई लोगों के लिए देर से आना हमेशा के लिए अनुपस्थित रहने के समान है।